लेट अस स्टार्ट विद आवर टुडेज लेक्चर ऑफ SBILL। और आज हम लोग SBILL में लेसन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे, विच इज योर कन्वर्जन ऑफ बिजनेस एंटिटीज। अब इस लेसन में आप क्या पढ़ने वाले हैं? इस लेसन में आप पढ़ेंगे कि अगर आपको वन टाइप ऑफ बिजनेस एंटिटी को अनदर टाइप ऑफ बिजनेस एंटिटी में कन्वर्ट करना है तो वो आप कैसे कर सकते हैं। अगर आपको एक बिजनेस एंटिटी को दूसरे बिजनेस एंटिटी में कन्वर्ट करना है तो हाउ यू कैन डू दैट, दैट इज गिवन इन योर लेसन नंबर 6, कन्वर्जन ऑफ बिजनेस एंटिटीज। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे? पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे? ओपीसी को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे? प्राइवेट कंपनी को ओपीसी में कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे? राइट। एलएलपी को कंपनी में कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे? कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे? ये सारे आप लोग टॉपिक्स इस पर्टिकुलर लेसन में पढ़ेंगे। लेसन नंबर 6, कन्वर्जन ऑफ बिजनेस एंटिटीज। कन्वर्जन ऑफ बिजनेस एंटिटीज। सो ये चैप्टर बहुत अच्छा है और इसमें ना आप कुछ नहीं, कंपनीज एक्ट पढ़ने वाले हो। इस चैप्टर में मेजरली आपका वापस से कंपनीज एक्ट आ जाएगा। तो ये है कंपनी लॉ का ही पार्ट, बट उन्होंने इसको एसबीआईएल में डाल दिया है ये कंपनी लॉ का ही पार्ट कि इफ यू वांट टू कन्वर्ट वन टाइप ऑफ कंपनी इनटू अनदर टाइप ऑफ कंपनी, हाउ यू कैन डू सो। Right, so basically this is the part of company law only. They have given this particular topic in your SBILL subject. ठीक है, तो अभी मैं आपको ले आती हूँ इस दुनिया में, और ये दुनिया है, ये महफिल मेरे काम की नहीं है। यस, अभी हम आपको ले आते हैं लेसन नंबर 6 में, विच इज़ योर कन्वर्जन ऑफ बिजनेस एंटिटीज़। और आपको मैं एक बात बता दूं, यहाँ पर हम कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बोलूँ कि अगर आपको एक कंपनी को दूसरी कंपनी में कन्वर्ट करना है, कन्वर्जन ऑफ बिजनेस एंटिटीज, यहाँ पर हम कन्वर्जन ऑफ कंपनी की बात करेंगे। अगर आपको वन टाइप ऑफ कंपनी को अनदर टाइप ऑफ कंपनी में कन्वर्ट करना है, फॉर एग्जाम्पल आपको प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना है, पब्लिक टू प्राइवेट, ओपीसी टू प्राइवेट और पब्लिक, प्राइवेट टू ओपीसी, लिमिटेड बाय शेयर्स टू लिमिटेड बाय गारंटी, यू वांट टू कन्वर्ट अ कंपनी। आपको एक कंपनी को कन्वर्ट करना है फ्रॉम वन टाइप टू अनदर टाइप। आपको एक कंपनी को कन्वर्ट करना है फ्रॉम वन टाइप टू अनदर टाइप। तो जो सेक्शन है जो इसके बारे में बात करता है वो है आपका सेक्शन 18। जो सेक्शन यहाँ अप्लाई हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सेक्शन 18 ऑफ कंपनीज एक्ट। सेक्शन 18 ऑफ कंपनीज एक्ट टॉक्स अबाउट कन्वर्जन ऑफ बिजनेस एंटिटीज, कन्वर्जन ऑफ कंपनी फ्रॉम वन टाइप टू अनदर। सेक्शन 18 टॉक्स अबाउट कन्वर्जन ऑफ कंपनीज फ्रॉम वन टाइप टू अनदर। अगर आपको किसी कंपनी को एक टाइप से दूसरे टाइप में कन्वर्ट करना है तो वहाँ वो कवर होता है सेक्शन 18 में। सेक्शन 18, सेक्शन 18। अब यहां पर अगर आप आ जाओगे, पहला पेज, पहला पैराग्राफ, सेक्शन 18 देखो। सेक्शन 18 में मैं सारे सेक्शंस को ना ब्लू कलर से हाईलाइट करती हूँ, ठीक है। सेक्शन 18, सेक्शन 18 क्या बोलता है मैं आपको ये बता रही हूँ। अगर आपको एक कंपनी को, वन टाइप ऑफ कंपनी को अनदर टाइप ऑफ कंपनी में कन्वर्ट करना है तो सेक्शन 18 सबसे पहले आपको बोलता है कि एमओएवे ऑल्टर करना पड़ेगा। एमओए और एवे याद करो, कंपनीज एक्ट में एमओएवे वाला चैप्टर बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। कंपनीज एक्ट में एमओए और एओए वाला चैप्टर हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, और वहां पर हमने पढ़ा था कि अगर आप एक कंपनी को चेंज कर रहे हो तो एमओए में भी तो चेंजेस करना पड़ेगा ना। फॉर एग्जाम्पल, आप कंपनी को प्राइवेट से पब्लिक कर रहे हो तो एमओए में नाम को चेंज करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा मैम, क्योंकि नाम भी चेंज हो जाएगा, प्राइवेट ऐड हो जाएगा वर्ड में, क्योंकि पब्लिक कंपनी का नाम लिमिटेड से एंड होता है और प्राइवेट कंपनी का नाम प्राइवेट लिमिटेड से एंड होता है, तो वो प्राइवेट वर्ड डिलीट हो जाएगा। सो आर यू अंडरस्टैंडिंग कि आपको एमओए में चेंजेस करना होगा, आर्टिकल में भी चेंजेस करना होगा। क्यों? क्योंकि प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल में 3 रिस्ट्रिक्शन होते हैं, लेकिन पब्लिक कंपनी के आर्टिकल में वो 3 रिस्ट्रिक्शन नहीं होते हैं। सो आपको कोई भी कंपनी को वन टाइप से अनदर टाइप में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले आपको एमओए ऑल्टर करना ही पड़ेगा। और एमओए कैसे ऑल्टर करते हैं ये अपन ने पढ़ा था सेक्शन 13 में, और एओए कैसे ऑल्टर करते हैं ये अपन ने पढ़ा था सेक्शन 14 में। तो ये अपन ऑलरेडी सेक्शन 13 और सेक्शन 14 में पढ़ चुके हैं, हाउ टू ऑल्टर दी एमओए एंड एओए। कंपनीज एक्ट में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कंपनी लॉ में ऑल्ट्रेशन ऑफ एमओए ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम एमओए वाले चैप्टर में। सो एमओए कैसे ऑल्टर करना है वो आपको पता है, एसआर पास करके। कहीं कहीं पर गवर्नमेंट की अप्रूवल भी लगती है, कहीं कहीं पर सिंपली एसआर पास करके हो जाता है। yes, so whenever you want to convert one type of company into another type of company, you have to alter your MOA by passing
स्पेशल रेजोल्यूशन, आपको स्पेशल रेजोल्यूशन की अप्रूवल लेनी होगी कन्वर्जन के लिए, आपको स्पेशल रेजोल्यूशन की अप्रूवल लेनी होगी एमओएवे ऑल्टर करने के लिए, बस और कुछ भी नहीं करना है। एमओएवे ऑल्टर करो, हो गई, कंपनी चेंज हो गई, और कुछ भी नहीं करना है। अगर आप सेक्शन 18 बस इतना ही बोलता है, सेक्शन 18 बोलता है अगर आपको वन टाइप ऑफ कंपनी को अनदर टाइप ऑफ कंपनी में कन्वर्ट करना है, एमओएवे ऑल्टर कर दो, हो गया काम। एमओएवे ऑल्टर करके आप वन टाइप ऑफ कंपनी को अनदर टाइप ऑफ कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड अब कन्वर्ट हो गई, आरओसी के पास भी तो रजिस्टर कराना होगा ना, आरओसी को बताना होगा ना, आरओसी हमारा पॉजिटिव बॉयफ्रेंड, सब कुछ हमें आरओसी को बताना होता है ना। तो आपकी कंपनी कन्वर्ट हो गई, तो अब आपको आरओसी को अप्लाई करना होगा फॉर रजिस्ट्रेशन। आपको आरओसी को बताना होगा कि आरओसी आरओसी हमारी कंपनी को रजिस्टर कर दो, हमारी कंपनी ऑल्टर हो गई है। तो आपको आरओसी को अप्लाई करना होगा फॉर रजिस्ट्रेशन, एंड आरओसी फिर क्या करेगा, आरओसी प्रीवियस रजिस्ट्रेशन को क्लोज कर देगा, न्यू डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर करेगा, एंड देन नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगा, न्यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगा। दैट्स इट। मैम अगर कंपनी कन्वर्ट हो रही है, पहले हमारी कंपनी प्राइवेट कंपनी थी, अब हमारी कंपनी कन्वर्ट होकर पब्लिक कंपनी हो गई है, पहले हमारी कंपनी प्राइवेट कंपनी थी, अब हमारी कंपनी कन्वर्ट होके पब्लिक कंपनी हो गई है, तो क्या इसका मतलब ये है एग्जिस्टिंग लाइबिलिटीज, डेट, कॉन्ट्रैक्ट सब खत्म हो जाएंगे? द आंसर इज नो। सारी लाइबिलिटीज बिल्कुल वैसी की वैसी रहेंगी। अगर पुरानी प्राइवेट कंपनी थी, मान के चलो, एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, यस मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, मान के चलो आपकी पुरानी प्राइवेट कंपनी थी, आपने उस प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कन्वर्ट करके पब्लिक कंपनी बना दिया, ठीक है। अब ये प्राइवेट कंपनी ने कुछ 1000 करोड़ का लोन लिया था बैंक से, ठीक है, बैंक से ये प्राइवेट कंपनी ने कुछ 1000 करोड़ का लोन लिया था। तो अब क्या इसका मतलब ये है कि अगर ये कंपनी पब्लिक में कन्वर्ट हो गई, क्या इसका मतलब ये है ये लोन अपने आप खत्म हो गया? ऑब्वियसली नहीं ना, ये लोन अब माना जाएगा पब्लिक कंपनी ने लिया है, तो लोन आपकी लाइबिलिटी सेम वही रहेगी, पहले भी आपकी लाइबिलिटी 1000 करोड़ थी, अभी भी आपकी लाइबिलिटी 1000 करोड़ ही रहेगी। कन्वर्जन का मतलब ये नहीं है कि आपकी लाइबिलिटीज खत्म हो जाएगी। सो जो एग्जिस्टिंग लाइबिलिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो एज इट इज नई कंपनी को भी कंटिन्यू करेंगे, वो खत्म नहीं हो जाएंगे कन्वर्जन की वजह से। आर वी क्लियर विद दिस? इतनी बेसिक सी बात थी, जल्दी से बताओ समझ में आया कि नहीं? तो सेक्शन 18 समझ में आया कि नहीं? सेक्शन 18 एकदम फुद्दू सेक्शन है, एकदम फुद्दू सेक्शन है, जो ये बोलता है कि अगर आपको वन टाइप ऑफ कंपनी को अनदर टाइप ऑफ कंपनी में कन्वर्ट करना है, एक कंपनी को दूसरी कंपनी में कन्वर्ट करना है, तो एमओएवे ऑल्टर करना होगा, बस और कुछ नहीं करना है, और कुछ नहीं करना है। आपको एसआर पास करके, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके एमओएवे ऑल्टर करना होगा, और आरओसी को अप्लाई कर दो। आरओसी आरओसी हमारा कन्वर्जन रजिस्टर कर दो प्लीज। आरओसी को आप अप्लाई करोगे, आरओसी आरओसी हमारा कन्वर्जन रजिस्टर कर दो, फिर आरओसी क्या करेगा, प्रीवियस रजिस्ट्रेशन को क्लोज कर देगा, नए डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर करेगा, और आपको नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगा। दैट्स इट। बोलो राधे राधे। समझ में आया? हाँ मैडम। अब यहाँ पर आ जाओ, बुक में आ जाओ, जल्दी से पूरा आईसीएसआई स्टडी मटेरियल कवर करेंगे एसबीआईएल का। यस जल्दी से आ जाओ, आपके आईसीएसआई स्टडी मटेरियल के आपका नया मटेरियल लेसन नंबर 6 कन्वर्जन, इसके पहले पेज में आ जाओ, पेज नंबर 124 में आ जाओ, पेज नंबर 124 में आ जाओ। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा है, सेक्शन 18 पढ़ा चुकी हूँ मैं, बहुत फुद्दू सा सेक्शन है। देखो क्या लिखा है, सेक्शन 18 ऑफ कंपनीज एक्ट deals with conversion of companies which is already registered, and provided that a company already registered in a class may convert itself as a company of another class। एक क्लास ऑफ कंपनी को हम दूसरी क्लास में कन्वर्ट कर रहे हैं, एग्जाम्पल प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कर रहे हैं। वी आर कन्वर्टिंग अ कंपनी फ्रॉम वन क्लास टू अनदर क्लास। यस अब कैसे कर सकते हैं? सेक्शन 18 ये बोलता है कि अगर आपको कंपनी को एक क्लास से दूसरे क्लास में कन्वर्ट करना है, क्लास मतलब टाइप, अगर आपको वन टाइप ऑफ कंपनी को अनदर टाइप ऑफ कंपनी में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करोगे? एमओए और एओए ऑल्टर करना पड़ेगा। फॉर दैट यू हैव टू ऑल्टर दी एमओए एंड एओए। तो हाउ यू कैन डू दैट कन्वर्जन? बाय ऑल्टरिंग एमओए एंड एओए ऑफ द कंपनी। कैसे कर सकते हो आप वो कन्वर्जन? एमओए एओए ऑल्टर करके। सो यू हैव टू ऑल्टर दी एमओए एंड एओए। और एमओए एओए कैसे ऑल्टर करते हैं मत बोलना, एकदम खा जाओगे कान के नीचे। एमओए एओए ऑल्टर कैसे करते हैं ये हम लोग ऑलरेडी कंपनी लॉ में पढ़ चुके हैं, एमओए एओए वाले चैप्टर में। एमओए ऑल्ट्रेशन का सेक्शन था सेक्शन 13, और एओए ऑल्ट्रेशन का सेक्शन था सेक्शन 14। तो अगर आपको वन टाइप ऑफ कंपनी को अनदर टाइप ऑफ कंपनी में कन्वर्ट करना है, तो कुछ नहीं करना है, आपको एमओए एओए ऑल्टर करना होगा एज पर सेक्शन 13 एंड सेक्शन 14। उसके बाद क्या करना होगा? आपको अप्लीकेशन देना होगा टू आरओसी। आपको अप्लीकेशन देना होगा आरओसी को, यू हैव टू गिव एप्लीकेशन टू आरओसी। फिर आरओसी क्या करेगा ना,
ROC, after being satisfied that all the requirement has been complied with, will close the former registration, and after registering the new documents, he will issue fresh COI, फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगा फॉर द कन्वर्टेड एंटिटी। ये पूरा प्रोसेस सेक्शन 18 है, ये पूरा 2 पैराग्राफ सेक्शन 18 है, यहां से लेके यहां तक सेक्शन 18 है विच टॉक्स अबाउट कन्वर्जन। कि पहले आपको बोल रहा है कि आपको कन्वर्जन करने के लिए MOAA ऑल्टर करना होगा, MOAA ऑल्टर करने के बाद आप ROC को अप्लाई करोगे, और ROC को अप्लाई करने के बाद आप ROC को अप्लाई करोगे, ROC को अप्लाई करने के बाद ROC क्या करेगा, पुराना वाला रजिस्ट्रेशन क्लोज कर देगा और नए वाले डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर करके फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगा। दैट्स इट। सेक्शन 18 पहला सेक्शन कंप्लीट। सेक्शन 18 एकदम इजी। हाँ मैम एकदम इजी, अभी तक एकदम कंफर्टेबल चल रहा है। अब आपको कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं कि किस टाइप की कन्वर्जन हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। फॉर एग्जांपल यू आर गोइंग टू स्टडी कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट टू पब्लिक, पब्लिक टू प्राइवेट, OPC टू प्राइवेट और पब्लिक, प्राइवेट टू OPC, सेक्शन 8 टू अदर कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी टू लिमिटेड बाय गारंटी, yes limited by guarantee to limited by shares, LLP to company, private company to LLP, unlisted public company to LLP and etc. तो ये सारे कन्वर्जन्स आप पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। और मैं आपको बताऊं आपका सिलेबस थोड़ा सा कम हुआ है। पुराने वाले सिलेबस में ना ये दोनों कन्वर्जन भी था, लेकिन अभी आपके नए वाले सिलेबस में ना ये दोनों कन्वर्जन नहीं दिया हुआ है, पता नहीं क्यों। तो आप लोग बोलोगे तो हम पढ़ लेंगे। बाकी आपके पुराने वाला जो ICSI स्टडी मटेरियल था ओल्ड कोर्स का, उसमें ना ये वाला भी कन्वर्जन था, अनलिमिटेड टू लिमिटेड एंड लिमिटेड टू लिमिटेड बाय गारंटी टू लिमिटेड बाय शेयर्स। बट अभी ना आपके नए सिलेबस में ना ये दोनों कन्वर्जन नहीं दिया हुआ है चैप्टर में। बाकी सारे कन्वर्जन दिए हुए हैं बट ये दोनों नहीं दिया हुआ है, पता नहीं क्यों। वैसे बहुत लंबा प्रोसेस था ये दोनों का। ठीक है, तो ये सारे कन्वर्जन आप लोग पढ़ने वाले हैं। अब हम लोग ना वन बाय वन अलग अलग कन्वर्जन पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो वैसे तो जो सेक्शन 18 है ना, एक चीज मैं आपको बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा, एक मिनट। ठीक है, अब एक चीज ध्यान से सुनना। देखो सेक्शन 18 जो है ना, वो बहुत बेसिक कन्वर्जन की बात करता है कि अगर आपको कोई भी कन्वर्जन करना है, कोई भी इनमें से आपको कोई भी कन्वर्जन करना है, अगर आपको इनमें से कोई भी कन्वर्जन करना है तो सेक्शन 18 वाला कांड तो करना ही पड़ेगा। MOA तो ऑल्टर झक मार के करना ही पड़ेगा। बिना MOA ऑल्टर किए तो आप कन्वर्जन कर ही नहीं सकते। ROC को तो अप्लाई करना ही पड़ेगा और ROC रजिस्टर करेगा ही करेगा, तभी आपका कन्वर्जन होगा। तो देखो एक बात को आप ध्यान से समझो कि सेक्शन 18 ना सारे कन्वर्जन में अप्लाई होता है। सेक्शन 18 सारे कन्वर्जन में अप्लाई होता है। फॉर एग्जाम्पल प्राइवेट टू पब्लिक, पब्लिक टू प्राइवेट, आप कोई भी कन्वर्जन करो, ये तो बेयर मिनिमम है, ये तो बेयर मिनिमम है जो आपको करना ही पड़ेगा। बेयर मिनिमम कि MOA ऑल्टर करना ही पड़ेगा। बिना MOA ऑल्टर किए आप वन टाइप ऑफ कंपनी को अनदर टाइप ऑफ कंपनी में कन्वर्ट ही नहीं कर सकते। आपको MOA ऑल्टर करना होगा, ROC को अप्लाई करना होगा, ROC उसको रजिस्टर करेगी। इतना समझ में आया? हाँ मैडम समझ में आ गया। और ये जो प्रोसेस है ये सारे कन्वर्जन में अप्लाई होगा, लेकिन हर कन्वर्जन के लिए ना हमने कुछ एडिशनल रूल्स भी बताए हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ना पब्लिक से प्राइवेट में कन्वर्ट करना है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ये करने से हो जाएगा, सिर्फ MOA ऑल्टर करने से, ROC को अप्लाई करने से हो जाएगा। ये तो बेयर मिनिमम है। सेक्शन 18 तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। उसके साथ साथ हर कन्वर्जन के लिए ना कुछ स्पेसिफिक रूल्स भी दिए हुए हैं कि अगर सिर्फ प्राइवेट टू पब्लिक करोगे तो ये भी करना पड़ेगा, पब्लिक टू प्राइवेट करोगे तो ये भी करना पड़ेगा, राइट, LLP टू कंपनी करोगे तो ये भी करना पड़ेगा। बात को समझो, हर टाइप ऑफ कन्वर्जन के लिए ना कुछ एडिशनल कंप्लायंसेस भी दिए हुए हैं। तो इसीलिए ना अब अपन स्पेसिफिक पढ़ेंगे ये सारे टॉपिक। कुछ नहीं, ये चैप्टर खत्म है, ये खत्म नहीं है, मतलब इस चैप्टर में आप क्या पढ़ोगे, ये सारे कन्वर्जन, ये सारे कन्वर्जन पढ़ना है, ये सारे कन्वर्जन हो गए, चैप्टर खत्म। तो एक एक करके ना अपन को स्पेसिफिक टाइप ऑफ कन्वर्जन पढ़ना है। ये जो सेक्शन 18 था ये तो बहुत बेसिक था कि सारे कन्वर्जन में MOA तो ऑल्टर करना ही पड़ेगा, बट उसके साथ साथ और भी चीजें हमें करनी होती हैं जो स्पेसिफिकली अलग अलग रूल्स बना के अलग अलग कन्वर्जन के लिए दिया हुआ है। तो हमें अब एक एक करके
सारे कन्वर्जन को डिटेल में पढ़ना है, सारे कन्वर्जन को एक एक करके डिटेल में पढ़ना है। तो कितने टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में मैं आपको बता दे रही हूँ, देखो ना, आप अपने पेंसिल से मार्क कर सकते हो। पहला टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी टू पब्लिक कंपनी, ठीक है। उसके बाद अगर आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो दूसरा टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ पब्लिक कंपनी टू प्राइवेट कंपनी। आज हम लोग कोशिश करते हैं ये दोनों कंप्लीट करने की। कितने टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में मैं आपको बता रही हूँ। पहला है आप पढ़ोगे प्राइवेट को पब्लिक में कैसे कन्वर्ट करते हैं, दूसरा आप पढ़ोगे पब्लिक को प्राइवेट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सेकेंड टॉपिक। थर्ड आप पढ़ोगे सेक्शन 8 कंपनी को नॉर्मल कंपनी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। फोर्थ आप पढ़ोगे कंपनी को एलएलपी को कैसे में कैसे कन्वर्ट करते हैं। कुछ छूटेगा तो बता देना। फिफ्थ टॉपिक एलएलपी को कंपनी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फिफ्थ टॉपिक एलएलपी को कंपनी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सिक्स्थ टॉपिक ओपीसी को पब्लिक या प्राइवेट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। सेवेंथ टॉपिक प्राइवेट कंपनी को ओपीसी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। 7 टॉपिक्स हो गए ना, 7 7 7। एंड देन 7 के बाद 8th टॉपिक हो जाएगा आपका कंपनीज ऑथराइज टू रजिस्टर अंडर कंपनीज एक्ट। दैट्स इट, चैप्टर खत्म है। चैप्टर खत्म है। कितने टॉपिक्स हैं, 8 टॉपिक्स हैं। तो अगर अपन को 2 दिन में करना है मतलब 4 टॉपिक करने होंगे। अगर 3 टॉपिक भी करते हैं, 3 तो 3 दिन में हो जाएगा। बट अगर 4 टॉपिक एक दिन में 4 टॉपिक हो जाते हैं तो अपना 2 दिन में हो जाएगा। कोशिश करते हैं, चलो जितनी श्रद्धा है उतना करते हैं, जितना हो पाएगा। राइट, सो लेट अस स्टार्ट नाउ। टोटल 8 टॉपिक्स आर देयर इन दिस चैप्टर। फर्स्ट टॉपिक है आपका कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट टू पब्लिक, पब्लिक टू प्राइवेट। यस, थर्ड है आपका सेक्शन 8 टू एनी अदर कंपनी। फोर्थ है ओपीसी टू प्राइवेट और पब्लिक। फिफ्थ है प्राइवेट टू ओपीसी। फिर ये नहीं है आपके सिलेबस में, ये भी नहीं है। फिर आपका सिक्स्थ हो जाएगा ये सिक्स्थ हो जाएगा एलएलपी टू कंपनी। सेवेंथ हो जाएगा आपका प्राइवेट टू एलएलपी, ये दोनों 7th हो जाएगा। और 8th हो जाएगा कंपनीज ऑथराइज अंडर दिस एक्ट। तो टोटल 8 टॉपिक्स आर देयर जो आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर में करना है। तो अब हम लोग हमारा इस चैप्टर का पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, विच इज कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट टू पब्लिक। यानी कि अगर आपको प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना है तो आप कैसे कर सकते हो। अगर आपको प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना है तो कैसे कर सकते हो। देखो, अब यहां पर आपको ना सेक्शन 18 तो फॉलो करना ही है, मतलब एमओए तो ऑल्टर करना ही है, आरओसी को फाइल तो करना ही है और आरओसी रजिस्टर करेगा। लेकिन उसके साथ ना कुछ एडिशनल कंप्लायंसेस हैं जो रूल्स में दिए हुए हैं। बात को समझो, अगर आपको प्राइवेट को पब्लिक में कन्वर्ट करना है तो सेक्शन 18 तो फॉलो करना ही पड़ेगा, बिकॉज सेक्शन 18 टॉक्स अबाउट कन्वर्जन ऑफ कंपनीज। तो सेक्शन 18 तो आपको फॉलो करना ही होगा। उसके साथ ना कुछ एडिशनल प्रोसेस भी दिया हुआ है जो आपको फॉलो करना होगा। तो टोटल मिला के सेक्शन 18 रीड विथ रूल्स मिला करके अगर अपन पढ़ें तो आपको प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा। सबसे पहले आपको एमओए और एओए ऑल्टर करना होगा। नेम क्लॉज ऑफ एमओए। सबसे पहले आपको एमओए और एओए को ऑल्टर करने के लिए क्या करना होगा। तो देखो माय डियर, आपको क्या करना होगा, एओए ऑल्टर करने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा एज पर सेक्शन 14। याद करो, अपन एमओए वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, सेक्शन 14 में अपन पढ़ चुके हैं कि अगर आपको अपने आर्टिकल को ऑल्टर करना है तो यू नीड टू पास स्पेशल रेजोल्यूशन। अगर आपको अपने आर्टिकल को ऑल्टर करना है तो यू नीड टू पास स्पेशल रेजोल्यूशन। और स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके आप क्या करोगे, याद करो, प्राइवेट कंपनी के केस में अपन ने पढ़ा था कि प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल में 3 रिस्ट्रिक्शन होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। प्राइवेट कंपनी के डेफिनेशन में पढ़ा था, याद आना चाहिए आपको। हमने प्राइवेट कंपनी के डेफिनेशन में पढ़ा था कि प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल में 3 रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। 3 रिस्ट्रिक्शन, एक क्या रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, एक मैक्सिमम मेंबर्स 200 और एक प्रोहिबिशन ऑन पब्लिक इशू, पब्लिक इन्विटेशन। ये 3 रेस्ट्रिक्शन होते हैं। लेकिन पब्लिक कंपनी में तो ये तीनों रेस्ट्रिक्शन नहीं होते हैं ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अगर आपको प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना है तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके आर्टिकल में से तीनों रेस्ट्रिक्शन डिलीट करने होंगे।
और नाम चेंज करना होगा। आर यू डोंट यू थिंक कि आपको एमओए ऑल्टर करके प्राइवेट कंपनी का नाम चेंज करना होगा? ऑफ कोर्स, क्योंकि मान के चलो हमारी प्राइवेट कंपनी थी आईएसी प्राइवेट लिमिटेड। अब अगर हम इसको पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो प्राइवेट वर्ड डिलीट करना होगा ना, फिर इसका नाम हो जाएगा आईएसी लिमिटेड। हमें प्राइवेट वर्ड डिलीट करना होगा क्योंकि प्राइवेट कंपनी का नाम प्राइवेट लिमिटेड से एंड होता है और पब्लिक कंपनी का नाम लिमिटेड से एंड होता है। सो आपको अब अपना एमओए ऑल्टर करना होगा, एमओए का नेम क्लॉज ऑल्टर करना होगा और जो प्राइवेट वर्ड है वो डिलीट करना होगा। कैसे करते हैं एमओए ऑल्टर? एसआर पास करके, जो हम लोग ऑलरेडी एमओए वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। हम लोग एमओए वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि अगर आपको एमओए ऑल्टर करना है तो एज पर 13 आप एसआर पास करके कर सकते हो। अगर आपको आर्टिकल ऑल्टर करना है तो एज पर सेक्शन 14 आप एसआर पास करके कर सकते हो। लेकिन हाँ, यहाँ अगर सिर्फ प्राइवेट वर्ड डिलीट हो रहा है, नाम में और कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, तो आपको गवर्नमेंट अप्रूवल नहीं लगेगी। आप सिर्फ स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके एमओए ऑल्टर कर सकते हो। तो मैम हम पढ़ रहे हैं कि अगर आपको प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना है तो आप कैसे कर सकते हो। अगर आपको प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना है तो आपको आर्टिकल और एमओए ऑल्टर करना होगा बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन, बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। आर वी क्लियर विद दिस? अब याद करो एक छोटी सी बात, याद करो एक छोटी सी बात। यस, तो लेट अस कंटिन्यू। मैं आपको ये बता रही थी कि अगर आपको प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना है तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14 आपको आर्टिकल ऑल्टर करना होगा और अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13 आपको एमओ ऑल्टर करना होगा। उसके बाद आप याद करो, अपन ने पढ़ा था कि प्राइवेट कंपनी के केस में मिनिमम कितने डायरेक्टर लगते हैं, मिनिमम शेयर होल्डर कितने लगते हैं? 2। मिनिमम शेयर होल्डर कितने लगते हैं प्राइवेट कंपनी के केस में? मिनिमम शेयर होल्डर लगते हैं 2। और पब्लिक कंपनी के केस में मिनिमम शेयर होल्डर कितने लगते हैं? मिनिमम शेयर होल्डर लगते हैं 7। याद आया? यस यस। और अगर अपन सॉरी, एक सेकेंड, कुछ तो भी गलत बनाया मैंने। यस, मिनिमम शेयर होल्डर, मिनिमम शेयर होल्डर प्राइवेट कंपनी के केस में कितने लगते हैं? 2। बट पब्लिक कंपनी के केस में कितने लगते हैं? 7। तो डोंट यू थिंक अगर आप प्राइवेट से पब्लिक में कन्वर्ट कर रहे हो, अगर आप प्राइवेट से पब्लिक में कन्वर्ट कर रहे हो और उस कंपनी में सिर्फ 2 शेयर होल्डर हैं तो आपको उसको बढ़ा के 7 करना पड़ेगा ना। अगर सिर्फ 2 शेयर होल्डर हैं तो आपको उसको बढ़ा के 7 करना होगा। तो वही आपको बोल रहा है कि आपको चेक करना होगा कि मिनिमम मेंबर 7 है ना। अगर नहीं है तो आपको बढ़ा करके 7 करना होगा, क्योंकि पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर होने चाहिए। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर होने चाहिए। तो अगर आपकी प्राइवेट कंपनी में सिर्फ 2 मेंबर हैं या दो हैं या 7 से कम है तो आपको उसको बढ़ा के मिनिमम 7 मेंबर्स करना होगा। नेक्स्ट, अगर अपन प्राइवेट कंपनी की बात करें, अगर अपन प्राइवेट कंपनी की बात करें तो मिनिमम डायरेक्टर कितने लगते हैं प्राइवेट कंपनी में? मिनिमम डायरेक्टर कितने लगते हैं प्राइवेट कंपनी में? 2। राइट, वेरी गुड। और पब्लिक कंपनी में मिनिमम कितने डायरेक्टर लगते हैं? 3। पब्लिक कंपनी में कितने डायरेक्टर लगते हैं? 3। वेरी गुड अंशिका। तो यहाँ पर आपको एक बात बोल रहे हैं कि मान के चलो आपकी प्राइवेट कंपनी है आईएसी प्राइवेट लिमिटेड, सिर्फ 2 डायरेक्टर है उसमें। अब आप कन्वर्ट कर रहे हो प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में, तो डोंट यू थिंक आपको अपने नंबर ऑफ डायरेक्टर बढ़ा के 3 करने होंगे? अगर ऑलरेडी मिनिमम 3 डायरेक्टर है तो ठीक है, बट अगर आपके डायरेक्टर 3 से कम है तो उस केस में आपको और डायरेक्टर बढ़ा करके मिनिमम 3 डायरेक्टर करने होंगे। सो ये भी चीज आपको चेक करना होगा अगर आप प्राइवेट से पब्लिक में कन्वर्ट कर रहे हो तो मिनिमम डायरेक्टर 7 होने चाहिए और मिनिमम मेंबर 7 होने चाहिए और मिनिमम डायरेक्टर 3 होने चाहिए। उसके बाद अब आपको आरओसी को अप्लाई करना होगा क्या? कन्वर्शन को रजिस्टर करने के लिए। तो आप कौन से फॉर्म में अप्लाई करोगे? रूल्स में ना स्पेसिफिक फॉर्म दिया हुआ है, ये फॉर्म नंबर आपको याद रखना है कि देखो सबसे पहले तो एसआर पास हो रहा है और आपको पता है फेविकोल, जब भी अपन एसआर पास करते हैं तो अपन एमजीटी 14 आरओसी को फाइल करते हैं 30 डेज के अंदर अंदर। तो क्योंकि एसआर पास हो रहा है तो यू हैव टू फाइल एमजीटी 14 विद इन 30 डेज। क्योंकि एसआर पास हो रहा है यू हैव टू फाइल एमजीटी 14 विद इन 30 डेज। एंड माय डियर, कन्वर्जन को रजिस्टर करवाने के लिए, प्राइवेट टू पब्लिक के कन्वर्जन को आरओसी के पास रजिस्टर करवाने के लिए यू हैव टू फाइल अ फॉर्म विच इज INC 27 टू आरओसी। और इसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करना होता है। आरओसी प्रूफ मांगेगी ना कि प्रूफ दो रेजोल्यूशन पास हुआ है,
प्रूफ दो आपने एमओए ऑल्टर किया है, तो आरओसी प्रूफ मांगेगी ना। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स आप फाइल करोगे आरओसी को, एमजीटी 14 एंड आईएनसी 27, इसके साथ आप प्रूफ अटैच करोगे, जैसे कि स्पेशल रेजोल्यूशन की जेरोक्स कॉपी, बोर्ड रेजोल्यूशन की जेरोक्स कॉपी, जनरल मीटिंग का नोटिस, ऑल्टर्ड एमओए एज अ प्रूफ कि हाँ आपने एमओए ऑल्टर किया है, ये सारी चीजें आप अटैच करोगे। और फिर आरओसी क्या करेगा, आपके प्रीवियस रजिस्ट्रेशन को क्लोज कर देगा, नए डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर कर देगा और आपको फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगा। दैट्स ऑल अबाउट कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट टू पब्लिक, दैट्स ऑल अबाउट कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी टू पब्लिक कंपनी। बहुत ज्यादा ईजी है। अगर आपको प्राइवेट से पब्लिक में कन्वर्ट करना है तो सेक्शन 18 तो फॉलो करना पड़ेगा, उसके साथ कुछ एडिशनल चीजें भी रूल्स में दी हुई हैं जिनका आपको ध्यान रखना होगा। तो पूरा प्रोसेस क्या है, अगर हम पूरा प्रोसेस बात करें प्राइवेट टू पब्लिक की कन्वर्जन की, तो सबसे पहले आपको एमओए ऑल्टर करना होगा, प्राइवेट वर्ड डिलीट करना होगा बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन एज पर सेक्शन 13। फिर आपको आर्टिकल ऑल्टर करना होगा, वो 3 रेस्ट्रिक्शन डिलीट करना होगा आर्टिकल में से बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन अंडर सेक्शन 14। फिर आपको चेक करना होगा कि मिनिमम 7 मेंबर है, मिनिमम 3 डायरेक्टर है। फिर आप आरओसी को, क्योंकि एसआर पास हुआ है तो 30 दिन के अंदर एमजीटी 14 फाइल करोगे, और क्योंकि कन्वर्जन हुआ है तो 30 दिन के अंदर आप आईएनसी 27 आरओसी को फाइल करोगे। आईएनसी 27 इज एप्लीकेशन टू आरओसी फॉर कन्वर्जन। कन्वर्जन को रजिस्टर करवाने के लिए आपको आईएनसी 27 आरओसी को फाइल करना होता है। और ये दोनों डॉक्यूमेंट्स, ये दोनों फॉर्म के साथ आप कुछ डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करोगे, और फिर आरओसी आपके प्रीवियस रजिस्ट्रेशन को क्लोज कर देगा, नए डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर कर देगा और आपको फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगा। दैट्स ऑल अबाउट कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी टू पब्लिक कंपनी। अब यहाँ पर आ जाओ, बुक से पढ़ते हैं, बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है, मैं आपको नोट से पढ़ा चुकी हूँ। आओ एक बार बुक से रीड ले लेते हैं। कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी टू पब्लिक कंपनी, यहाँ पर आपको बोल रहा है द प्रोविजन ऑफ कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट टू पब्लिक कंपनी इज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 18। अब इसके बारे में कहाँ दिया हुआ है, कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट टू पब्लिक के बारे में सेक्शन 18 में दिया हुआ है। एंड रीड विथ रूल 33। मैंने आपको बताया ना, सेक्शन 18 तो बेयर मिनिमम है, सेक्शन 18 तो सारे ही कन्वर्जन में कंप्लायंस करना होगा, बट हर कन्वर्जन के लिए ना स्पेसिफिक रूल्स भी बने हुए हैं। तो प्राइवेट टू पब्लिक के कन्वर्जन के लिए ना रूल 33 बना हुआ है, तो आपको रूल 33 भी फॉलो करना होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस। अब देखो, ये यहाँ पर बहुत बेसिक बात लिखी हुई है जो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सेक्शन 14 ना ऑल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल की बात करता है, और सेक्शन 14 प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट टू पब्लिक कंपनी। क्यों? क्योंकि कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट टू पब्लिक कंपनी इन्वॉल्व्स ऑल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल। अगर आपको प्राइवेट को पब्लिक में कन्वर्ट करना है तो आपको अपना आर्टिकल ऑल्टर करना पड़ेगा, विच कैन नॉट बी डन विदाउट पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। आपको पता है, अगर आपको अपना आर्टिकल ऑल्टर करना है तो यू नीड टू पास स्पेशल रेजोल्यूशन, और आपको चेक करना होगा कि मिनिमम 7 मेंबर्स हैं कि नहीं। यस। एंड आप आर्टिकल को कैसे ऑल्टर करोगे, आप आर्टिकल को इस तरह से ऑल्टर करोगे कि वो जो 3 रिस्ट्रिक्शन है वो आप डिलीट कर दोगे। वो 3 रिस्ट्रिक्शन आप आर्टिकल से हटा दोगे, डिलीट कर दोगे। इट शुड बी नो लॉन्गर इंक्लूडेड इन द आर्टिकल। क्योंकि अपन पढ़ चुके हैं प्राइवेट कंपनी कौन सी कंपनी होती है। प्राइवेट कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जिसके आर्टिकल में वो 3 रिस्ट्रिक्शन होते हैं, बट पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी जिसके आर्टिकल में वो 3 रिस्ट्रिक्शन नहीं होते हैं। तो अगर आप कंपनी को प्राइवेट से पब्लिक में कन्वर्ट कर रहे हो तो आपको आर्टिकल को ऑल्टर करके वो 3 रिस्ट्रिक्शन डिलीट करने होंगे। सो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप आर्टिकल को ऑल्टर करके क्या करोगे, आप आर्टिकल को इस तरह से ऑल्टर करोगे कि आप वो तीनों रिस्ट्रिक्शन डिलीट कर दोगे। It will no longer be there in the article. So please read here what is given here, that alteration of article of a private company shall be made in such a manner that they no longer include the restrictions and limitations which are required to be included in the article. That they no longer include the restrictions which were to be included in the article of a private company. And you have to that's it. अब नीचे आ जाओ, देखो बेनिफिट ऑफ कन्वर्जन क्या है, ये फुद्दू है, ये कॉमन सेंस के पॉइंट्स हैं, ये कॉमन सेंस के पॉइंट्स हैं। आप इसको अपने मन से भी बना के लिख सकते हो कि आप क्यों कन्वर्ट करोगे, क्या फायदे होते हैं, क्या फायदे होते हैं। ये कहीं सेक्शन में नहीं लिखा हुआ है, जनरल बोला हुआ है, क्या फायदे होते हैं, आप क्यों कन्वर्ट करोगे प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में, ताकि आपको फ्री ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स का बेनिफिट मिले। आपको पता है प्राइवेट कंपनी में शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं, बट पब्लिक कंपनी में शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। सो बाय कन्वर्टिंग अ प्राइवेट कंपनी टू पब्लिक कंपनी यू कैन गेट द बेनिफिट ऑफ फ्री ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। yes for example you can get greater reliability। जब पब्लिक कंपनी होती है तो ज्यादा लोग इन्वेस्ट करते हैं, ज्यादा लोग रिलायबल होते हैं उस कंपनी के ऊपर, आप लिस्ट हो सकते हैं।
प्राइवेट कंपनी कभी भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट नहीं हो सकती, पर पब्लिक कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो सकती है। आप एक्सपांड कर सकते हो कंपनी को, कैसे? कैपिटल पब्लिक से रेज करके। प्राइवेट कंपनी पब्लिक से कैपिटल रेज नहीं कर सकती, पर पब्लिक कंपनी पब्लिक से कैपिटल रेज कर सकती है। तो आप कंपनी को एक्सपांड करना चाहते हो तो आप प्राइवेट से पब्लिक में कन्वर्ट कर लो। ये बहुत जनरल बेनिफिट्स हैं प्राइवेट टू पब्लिक के। अब आ जाओ प्रोसीजर में। प्रोसीजर कुछ नहीं, सेम टू सेम है, जो अपन ने पढ़ा ना वो सेम टू सेम प्रोसीजर है। जल्दी से आ जाओ प्रोसीजर में। मटेरियल आपके सामने होना चाहिए, जो जो मैं बोलूंगी वो आपको हाईलाइट करना है। मटेरियल आपके सामने होना चाहिए। ओके, मटेरियल आपके सामने होना चाहिए। अभी अपन पढ़ने वाले प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी टू पब्लिक कंपनी, जो कि सेम है, सेम प्रोसीजर है। याद करो एमओए वाले चैप्टर में ना अपन ने सेम सेम प्रोसीजर पढ़ा था। देखो, आपको एक बात पता है कि आपको एक बात पता है कि अगर आपको कंपनी को कन्वर्ट करना है, प्राइवेट से पब्लिक में आपको कन्वर्ट करना है, तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके आर्टिकल ऑल्टर करना होगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके एमओए ऑल्टर करना होगा। स्पेशल रेजोल्यूशन कैसे पास करोगे? शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलानी पड़ेगी, वोटिंग करोगे, वोटिंग पास होगा, 75% अप्रूवल मिलेगा तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा ना। यानी कि अगर आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है तो आपको उसके लिए जनरल मीटिंग बुलानी होगी। जनरल मीटिंग कौन बुलाता है, कौन तैयारी करता है जनरल मीटिंग बुलाने की? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो अगर आपको जनरल मीटिंग बुलानी है तो उसके पहले बोर्ड मीटिंग बुलानी होगी, विच इज प्रीटी ऑब्वियस। और ये कन्वर्जन का प्रोसेस ना ऑलमोस्ट सेम है सारे कन्वर्जन का। कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट ऑलमोस्ट सेम है सारे कन्वर्जन का, ये जो प्रोसेस है कन्वर्जन का। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो माई डियर, ध्यान से सुनो कि अगर आपको आर्टिकल एमओए ऑल्टर करना है तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के लिए जनरल मीटिंग तो बुलानी होगी ना। यस यस यस, अलग अलग एसआर पास करना होगा। इनफैक्ट 3 टाइम एसआर पास करना होगा। एक एसआर पास करना होगा कन्वर्जन अप्रूव करवाने के लिए, एक एसआर पास करना होगा एमओए ऑल्टर करने के लिए, एक एसआर पास करना होगा एओए ऑल्टर करने के लिए। मैम तीनों एसआर सेम जनरल मीटिंग में पास कर सकते हैं, हाँ, लेकिन वोटिंग अलग अलग होगी। 3 अलग अलग रेजोल्यूशन आपको पास करना होगा, सेम मीटिंग में आप कर सकते हो, बट 3 अलग अलग रेजोल्यूशन होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस, तीनों चीज आपको अप्रूव करवानी होगी, एमओए ऑल्टर। यस, 3 रेजोल्यूशन के द्वारा आप इसको करेंगे। और माय डियर, यस यस, एमजीटी 14 आपको फाइल करना होगा। तो यहाँ पर ध्यान से सुनो, अगर आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है तो उस केस में आपको मीटिंग बुलानी होगी, जनरल मीटिंग बुलानी होगी। जनरल मीटिंग बुलाने के लिए आपको बोर्ड मीटिंग बुलानी पड़ेगी। तो ये जो प्रोसेस है ना एकदम सेम टू सेम है सारे कन्वर्जन का। इनफैक्ट एमओए वाले चैप्टर में जो अपन पढ़े थे ना कंपनी लॉ में, वो भी सेम ही था। अब जल्दी से आ जाओ, जो जो हाईलाइट करूंगी उतना ही पढ़ना, बाकी पूरा आपको नहीं पढ़ना है कन्वर्जन का प्रोसेस। जल्दी से आ जाओ यहाँ पर। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अगर अपन स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर देखें तो सबसे पहले आपको बोर्ड मीटिंग बुलानी होगी। बोर्ड मीटिंग बुला के क्या करोगे, हवन करोगे? नहीं मैम, बोर्ड मीटिंग क्या करेंगे, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करेंगे टू अप्रूव द कन्वर्जन। सबसे पहले तो हम कन्वर्जन को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव करेंगे, उसके बाद ही शेयर होल्डर्स अप्रूव करेंगे ना। सो देखो, कभी भी अगर एसआर रिक्वायर्ड है ना तो बीआर इंप्लाइड है कि पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बीआर पास करेंगे, उसके बाद शेयर होल्डर्स एसआर पास करेंगे। तो सबसे पहले आपको बोर्ड मीटिंग बुलानी होगी। बोर्ड मीटिंग बुला के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव करेंगे कन्वर्जन बीआर पास करके, और उसमें वो लोग जनरल मीटिंग बुलाने की तैयारी करेंगे। एग्जाम्पल, जनरल मीटिंग किस दिन बुलानी है, ये कौन डिसाइड करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डे डेट टाइम प्लेस फिक्स करेंगे जनरल मीटिंग का। जनरल मीटिंग कब बुलानी है, कैसे बुलानी है, डे डेट टाइम प्लेस कौन फिक्स करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड मीटिंग में। नोटिस, जनरल मीटिंग का नोटिस कौन अप्रूव करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड मीटिंग में। डायरेक्टर सीएस को ऑथराइज करेंगे जनरल मीटिंग का नोटिस इशू करने के लिए। यस, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे काम। तो बोर्ड मीटिंग बुला के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बीआर पास करेंगे, उसके बाद हम जनरल मीटिंग का नोटिस इशू करेंगे, बस उसके बाद हम जनरल मीटिंग होल्ड करेंगे। जितना मैं हाईलाइट करवा रही हूँ उतना ही पढ़ना है, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है?
आप जनरल मीटिंग का नोटिस इशू करोगे, उसके बाद आप जनरल मीटिंग होल्ड करोगे, जनरल मीटिंग होल्ड करके क्या करोगे, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करोगे 3 चीजों के लिए, कन्वर्जन के लिए, एमओए ऑल्टर करने के लिए, एओए ऑल्टर करने के लिए, तीनों के लिए 3 स्पेशल रेजोल्यूशन पास करोगे। तो आप जनरल मीटिंग होल्ड करोगे, जनरल मीटिंग होल्ड करने के बाद यू हैव टू पास स्पेशल रेजोल्यूशन, आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करोगे टू गेट शेयर होल्डर्स अप्रूवल फॉर, एसआर क्यों पास करोगे, फॉर कन्वर्जन, एक तो कन्वर्जन के लिए पास करोगे, अलॉन्ग विथ ऑल्ट्रेशन ऑफ एमओए वे, ऑल्ट्रेशन ऑफ एमओए के लिए भी एसआर पास करोगे, ऑल्ट्रेशन ऑफ एओए के लिए भी एसआर पास करोगे, कन्वर्जन के लिए भी एसआर पास करोगे। उसके बाद एसआर पास हुआ है तो फेविकोल एमजीटी 14 आपको फाइल करना होगा 30 दिन के अंदर अंदर। किसको फाइल करना होगा, आरओसी को, आरओसी को आपको एमजीटी 14 फाइल करना होगा। अब एमजीटी 14 के साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने होते हैं। ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको एमजीटी 14 के साथ अटैच करने होते हैं? सबसे पहला है जनरल मीटिंग का नोटिस, जो जनरल मीटिंग बुलाने के लिए आप नोटिस इशू करते हो ना, वो कॉपी ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन, कॉपी ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन, मार्किंग करते जाना, बिना मार्किंग किए आप मॉड्यूल से नहीं पढ़ पाओगे। इतनी बड़ी मॉड्यूल है, अगर आप मार्क नहीं करोगे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, अंडरलाइन नहीं करोगे, हाईलाइट नहीं करोगे, तो नहीं पढ़ पाओगे मॉड्यूल से। पेन पेपर सब हाथ में होना चाहिए, मॉड्यूल सामने, मार्किंग करते जाओ क्लास के साथ साथ, अंडरलाइन जो भी मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, बॉक्स बना रही हूँ, उसको बनाते जाओ ताकि आपको पता चले क्या पढ़ना है। आप देखो इस पेज में जितना हाईलाइटेड है उतना ही पढ़ना है, पूरा नहीं पढ़ना है, तो आपको पता होना चाहिए, तो उसके लिए मार्किंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज पूरा नहीं पढ़ पाओगे, एग्जाम के एक दिन पहले तो बिल्कुल नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, सो एमजीटी 14 के साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होंगे, जनरल मीटिंग का नोटिस, कॉपी ऑफ एसआर, ऑल्टर्ड एमओए, ऑल्टर्ड एओए, प्रूफ देना पड़ेगा ना आरओसी को कि आपने एमओए ऑल्टर किया है, एओए ऑल्टर किया है, तो ऑल्टर्ड एमओए मतलब ऑल्टर्ड मतलब चेंज किया हुआ, ऑल्टर्ड एमओए ऑल्टर्ड एओए आपको सबमिट करना होगा, कॉपी ऑफ बीआर। तो बहुत ईजी है अटैचमेंट्स, कॉपी ऑफ बीआर, कॉपी ऑफ एसआर, ऑल्टर्ड एमओए, ऑल्टर्ड एओए, नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग, बहुत ईजी है, कॉपी ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन, कॉपी ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन, ऑल्टर्ड एमओए, ऑल्टर्ड एओए, नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको एमजीटी 14 के साथ अटैच करने होंगे। अब आप आरओसी को फाइनली अप्लाई करोगे कन्वर्जन को रजिस्टर कराने के लिए, कन्वर्ट हो गई है, हमने अपनी तरफ से कन्वर्ट कर ली, अब हमें आरओसी के पास इसको रजिस्टर कराना होगा, तो अब हम आरओसी को अप्लाई करेंगे, आरओसी आरओसी प्लीज हमारा कन्वर्जन रजिस्टर कर दो ना। एमजीटी 14 तो सिर्फ एसआर की वजह से फाइल करते हैं, एसआर पास हुआ है तो 30 डेज के अंदर एमजीटी 14 फाइल करना होगा। यस दिव्या, एक ही एमजीटी 14 में अपन तीनों एसआर की डिटेल्स डाल सकते हैं, अलग अलग एमजीटी 14 नहीं लगेगा, एक ही एमजीटी 14 में भी आप डिटेल्स डाल सकते हो सारे एसआर की। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पर एक बात मैं आपको बता रही हूँ, क्या बता रही हूँ मैं आपको, कि आपने एसआर पास किया, एसआर पास किया तो एसआर की डिटेल्स आपने एमजीटी 14 में आरओसी को सबमिट कर दी। अब क्योंकि कन्वर्जन हुआ है, क्योंकि योर प्राइवेट कंपनी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू पब्लिक कंपनी, तो आपको वो आरओसी को इन्फॉर्म करना होगा, आरओसी के पास उस कन्वर्जन को रजिस्टर कराना होगा, यू हैव टू इन्फॉर्म दैट टू आरओसी, यू हैव टू गेट इट रजिस्टर्ड विथ आरओसी बाय फाइलिंग अ फॉर्म INC 27। ये फॉर्म आपके दिल दिमाग सब जगह बैठ जाना चाहिए। आपको कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट टू पब्लिक को रजिस्टर कराने के लिए यू हैव टू फाइल अ फॉर्म INC 27 टू आरओसी विद इन 30 डेज ऑफ पासिंग रेजोल्यूशन। जिस दिन स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ उसके 30 डेज के अंदर आपको एमजीटी 14 भी फाइल करना है और आपको INC 27 भी फाइल करना है, दोनों फॉर्म फाइल करना है। जिस दिन एसआर पास हुआ उसके 30 डेज के अंदर आपको एमजीटी 14 भी आरओसी को फाइल करना है और आपको INC 27 भी आरओसी को फाइल करना है। आवे क्लियर विद दिस? तो अब आपको क्या फाइल करना है, अब आपको फाइल करना है INC 27। आपको क्या फाइल करना है, INC 27। किसको फाइल करना है, आरओसी को, ऑफ कोर्स आरओसी को। सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम रियली सॉरी, वन करेक्शन, 30 डेज के अंदर नहीं 15 डेज के अंदर फाइल करना है, आई एम रियली सॉरी, ये छोटा सा करेक्शन कर लो। आपको एमजीटी 14 30 डेज के अंदर फाइल करना है, लेकिन INC 27 15 डेज के अंदर फाइल करना है। मैंने नोट्स में नहीं लिखा है क्या, नहीं लिखा है, नहीं लिखा है 15 डेज, यस मेरे से मिस आउट हो गया ये वाला पॉइंट। आपको ना एमजीटी 14 आरओसी को 30 दिन के अंदर फाइल करना है, लेकिन INC 27 15 डेज के अंदर करना है। छोटा सा करेक्शन कर लेना, आपको एमजीटी INC 27 फाइल करना है आरओसी को कितने दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर। जिस दिन एसआर पास हुआ उसके 15 दिन के अंदर फाइल करना है। और अब इस INC 27 के साथ आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको INC 27 के साथ अटैच करने हैं, तो आपको जनरल मीटिंग की मिनट्स अटैच करनी है,
कॉपी ऑफ SR, कॉपी ऑफ BR, अच्छा नहीं ये तो है, ये तो गलती से रिपीट हो गया ना, तो इसको काट दो। कॉपी ऑफ SR, कॉपी ऑफ BR, ऑल्टर्ड MOA, ऑल्टर्ड AOA, एनी अदर इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर क्या क्या हो जाएगा, आपको INC 27 के साथ आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होंगे, कॉपी ऑफ BR, कॉपी ऑफ SR, ऑल्टर्ड MOA, ऑल्टर्ड AOA, मिनट्स ऑफ जनरल मीटिंग एक्सेट्रा। तो INC 27 आपको 15 डेज के अंदर ROC को फाइल करना होगा। अब ROC क्या करेगा, आपके चेंज को रजिस्टर कर देगा और ROC स्क्रूटनी करेगा डॉक्यूमेंट्स की और आपके पुराने रजिस्ट्रेशन को क्लोज करके आपको नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ROC क्या करेगा, एप्लीकेशन के बाद अगर अप्रूव हो जाएगा, ये दोनों फॉर्म अगर अप्रूव हो जाते हैं, अगर MGT 14 और INC 27 अप्रूव हो जाता है तो ROC क्या करेगा, क्लोज द फॉर्मर रजिस्ट्रेशन, पुराने रजिस्ट्रेशन को क्लोज कर देगा और नए डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर करके नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगा। दैट्स ऑल अबाउट प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी टू पब्लिक कंपनी। बहुत ईजी है, मैं एक बार फिर से बताती हूँ, ध्यान से सुनेगा। देखो, बोर्ड मीटिंग बुलाओ, BR पास करो, स्पेशल जनरल मीटिंग बुलाओ, SR पास करो, SR पास हुआ है तो MGT 14 30 दिन के अंदर फाइल कर दो अटैचमेंट के साथ और 15 दिन के अंदर INC 27 फाइल कर दो अटैचमेंट के साथ। अब ROC रजिस्टर कर देगा और नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा। एकदम इजी, जल्दी से बताओ, एकदम इजी, समझ में आया कि नहीं? प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी टू पब्लिक कंपनी। यस, देखो पहले बाद में आपके ऊपर है, बट लास्ट डेट INC 27 की 15 दिन है और MGT 14 की 30 दिन है। आप 15 दिन के अंदर दोनों फाइल कर दो, लास्ट डेट है। पहले ऐसा कुछ नहीं है कि पहले INC 27 ही करना होगा बाद में ही MGT 14 होगा, नहीं, लास्ट डेट है कि INC 27 एनी हाउ एक दिन में करना है, एक दिन में कर दो, कल करना है कल कर दो, दोनों फॉर्म एक साथ करना है कर दो, लेकिन लास्ट डेट है INC 27 की 15 डेज और लास्ट डेट है MGT 14 की 30 डेज। ठीक है दिव्या? हम्म, यस, क्लियर? हाँ मैम क्लियर। प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन बहुत इजी। अब कुछ ना पॉइंट्स दिए हुए हैं ध्यान रखने के लिए। क्या क्या पॉइंट्स दिए हुए हैं, अप्रोप्रिएट स्टेप शुड बी टेकन टू इंक्रीज द नंबर ऑफ मेंबर्स टू एटलीस्ट 7 and if company has less than 7 members and if the number of directors are less than 2 less than 3 then number of directors should be increased to 3। ये दोनों पॉइंट मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि सॉरी, अगर आप प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कर रहे हो तो आपको मेक श्योर करना है कि अगर नंबर ऑफ मेंबर्स कम है तो कम से कम बढ़ा के 7 करना है, 7, और अगर नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कम है तो आपको नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इंक्रीज करके कम से कम 3 डायरेक्टर्स करने हैं। आवे क्लियर विद दिस? उसके बाद आपको आर्टिकल ऑल्टर करके वो 3 रिस्ट्रिक्शन रिमूव करने होंगे। यस, ये अपन पढ़ चुके हैं। MOA ऑल्टर करके, MOA का नेम क्लॉज ऑल्टर करके आपको प्राइवेट वर्ड डिलीट करना होगा, ये भी अपन पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी रिपीटेड है। अब दो इंपॉर्टेंट बात, ये दोनों नई बात है, ये दोनों नई बात है। क्या नई बात है भाई साहब? अगर आप डिफॉल्टर हो ना तो आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। बेसिकली अगर आपने पब्लिक डिपॉजिट को रीपे करने में, डिबेंचर को रीपे करने में या उसके इंटरेस्ट को रीपे करने में कोई डिफॉल्ट किया है तो आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर आपने डिपॉजिट, क्या होता है, उधार होता है, डिबेंचर क्या होता है, उधार होता है, अगर आपने डिपॉजिट, डिबेंचर या इंटरेस्ट पे करने में डिफॉल्ट किया है तो आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। पहले जाओ डिफॉल्ट सही करो, उसके बाद आप कन्वर्ट कर सकते हो। दूसरा, अगर आपने एनुअल रिटर्न या फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करने में डिफॉल्ट किया है तो आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। एनुअल रिटर्न अपन नहीं पढ़े अभी, MGT 7, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंट्स वाले चैप्टर में AOC 4। अगर आपने एनुअल रिटर्न या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल करने में डिफॉल्ट किया है, अगर आपने एनुअल रिटर्न या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल करने में अगर आपने डिफॉल्ट किया है तो उस पर्टिकुलर केस में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। पहले जाओ, आपका जो भी पेंडिंग MGT 7 AOC 4 है उसको फाइल करो, उसके बाद ही आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स है अबाउट द कन्वर्जन। एंड अब नीचे आ जाओ, यहाँ पर पोस्ट कन्वर्जन अरेंजमेंट। आपको कन्वर्ट करने के बाद किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। देखो, अगर आप कंपनी कन्वर्ट कर रहे हो ना तो अब आपको नई कंपनी का नया बैंक अकाउंट बनाना होगा, नया रबर स्टैम्प बनवाना होगा, जो ठप्पा होता है ना रबर स्टैम्प जो अपन डॉक्यूमेंट्स में लगाते हैं, आपको नया रबर स्टैम्प बनाना होगा। यस, आपको पेन, नया पेन नंबर लेना होगा, नया बैंक अकाउंट खुलवाने की जरूरत नहीं है, बैंक अकाउंट की डिटेल्स आप अपडेट कर सकते हो।
बैंक अकाउंट में नाम चेंज करना होगा, डिटेल्स अपडेट करना होगा, और आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सब जगह से नाम चेंज करना होगा। आपके जितने भी लेटर हेड्स है, बिल हैं, इनवॉइस हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, रजिस्टर हैं, सब जगह आपको नाम अपडेट करना होगा कंपनी का। आपको गवर्नमेंट को भी बताना होगा, आपको इनकम टैक्स अथॉरिटी को, गवर्नमेंट अथॉरिटी को बताना होगा कि भाई हम कन्वर्ट हो गए हैं। तो ये सारे हैं आफ्टर कन्वर्जन कंप्लायंस, कि कन्वर्ट होने के बाद आपको क्या क्या कंप्लायंस करने होंगे। अगर आप कन्वर्ट हो गए, मान के चलो कि आप प्राइवेट से पब्लिक में कन्वर्ट हो गए, तो आप प्राइवेट से पब्लिक में कन्वर्ट हो गए, तो कन्वर्ट होने के बाद आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा, क्या क्या करवाना होगा। तो एक आपको नया पेन नंबर लेना होगा नई कंपनी के नाम से, नया रबर स्टैंप बनवाना होगा, जो ठप्पा होता है ना स्टैंप जो ब्लू इंक में लगा के अपन लगाते हैं, नया रबर स्टैंप बनवाना होगा। यस, अब आपको नया नाम प्रिंट करना होगा, नया नाम आउटसाइड एवरी ऑफिस, हर ऑफिस के बाहर पुराना नाम काट के नया नाम डालना होगा। यस, उसके बाद यहाँ पर आपको बोल रहे हैं सारे डॉक्यूमेंट्स में आपको नाम अपडेट करना होगा, गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना होगा, सारी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को आपको इन्फॉर्म करना होगा कन्वर्जन के बारे में, इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को आपको इन्फॉर्म करना होगा कन्वर्जन के बारे में, सारे बैंक्स को आपको इन्फॉर्म करना होगा, सारे बैंक्स को आपको इन्फॉर्म करना होगा कन्वर्जन के बारे में, और बैंक अकाउंट की डिटेल्स अपडेट करानी होगी, बैंक अकाउंट की डिटेल्स अपडेट करानी होंगी। उसके अलावा एवरी ऑल्ट्रेशन शुड बी नोटेड इन एवरी कॉपी ऑफ एमओएवे, जितनी भी एमओएवे की जेरोक्स कॉपीज है सब जगह आपको ऑल्टर करना होगा, जितनी भी एमओएवे की कॉपी है सब जगह आपको ऑल्ट्रेशन और चेंजेस करना होगा। ये सारे हैं बेसिक पॉइंट्स जो प्राइवेट को पब्लिक में कन्वर्ट करने के बाद आपको कंप्लायंसेस करने होंगे। यू हैव टू टेक द न्यू पैन नंबर, you have to inform all the government authorities, you have to make changes in the name everywhere in all the documents outside the office, you have to update the bank account details, you have to inform government authorities, you have to make changes in all the copies of MOA and AOA। ये सारी चीजें आपको करनी होंगी। So these are the post conversion requirements to be done by the company। जल्दी से बताओ, पहला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है, कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट टू पब्लिक। एक और टॉपिक हम करेंगे विच इज वेरी मच सिमिलर, कन्वर्जन ऑफ पब्लिक टू प्राइवेट, कन्वर्जन ऑफ पब्लिक टू प्राइवेट। जल्दी से बताओ, कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट टू पब्लिक हमारा समझ में आया कि नहीं, कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट टू पब्लिक आपको समझ में आया कि नहीं, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी, जल्दी से बता दो। ओ मेरे दिल के चैन। मैम ये फ्रेश पैन कार्ड का क्या है, ये इसके लिए भी अप्लाई करना होगा पोस्ट रिक्वायरमेंट? हाँ, आपको फ्रेश पैन नंबर लेना होगा, पुराना वाला पैन सरेंडर करके। नई कंपनी के नाम से, मतलब सॉरी पब्लिक कंपनी के नाम से नया पेन लेना होगा, पुराना वाला पेन आपको सरेंडर करना होगा। मैम न्यू सेल नंबर भी लेना पड़ेगा? सिन नंबर तो आरओसी इशू करेगी ना, यहाँ पढ़ा था ना अपन ने, यहाँ पढ़ा था ना कि आरओसी नया सिन नंबर इशू करेगी। सॉरी सॉरी सॉरी, ये सिन नंबर अपडेट हो जाएगा, सिन नंबर अपडेट हो जाएगा, क्योंकि उसमें हम कैटेगरी ऑफ कंपनी भी लिखते हैं। यस, आरओसी नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करेगी, उसमें आपको नया सिन नंबर देगी, नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगी, उसमें आपको नया सिन नंबर देगी, पैन नंबर भी नया मिलेगा, सिन नंबर भी नया मिलेगा, पैन नंबर भी आपको नया लेना होगा। ठीक है, आर वी क्लियर विद दिस? यस यस यस। अब देखो एक और कन्वर्जन करते हैं, बाकी का कल करेंगे, कल कोशिश करेंगे रिमेनिंग टॉपिक हमारा हो जाए, कल हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। हमारा एलएलपी भी 2 लेक्चर में हो गया था, 2 लेक्चर में किया ना अपन ने एलएलपी, हाँ शायद 2 लेक्चर में अपन ने एलएलपी कंप्लीट किया, 2 लेक्चर में कोशिश करेंगे कन्वर्जन भी कंप्लीट करने की, ताकि फिर अपन परसों ना न्यू चैप्टर स्टार्ट कर दें। तो सेकेंड टॉपिक आज का, कन्वर्जन ऑफ पब्लिक टू प्राइवेट। अब ध्यान से सुनना अब देखो, ये है पूरा प्रोसेस कन्वर्जन ऑफ पब्लिक टू प्राइवेट का, बहुत बड़ा है, तो थोड़ा दिल थाम के बैठ जाइए, दिल थाम के बैठ जाइए। ये पूरा प्रोसेस है कन्वर्जन ऑफ पब्लिक टू प्राइवेट का। हाय अल्लाह, मैडम, ओ मैडम, प्राइवेट टू पब्लिक का प्रोसेस इतना छोटा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, एमओ ऑल्टर करो, किसी की परमिशन नहीं लगेगी, ना गवर्नमेंट की परमिशन लगेगी, ना क्रेडिटर्स की परमिशन लगेगी, ना न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट करना होगा, न्यूज़पेपर में भी नहीं छापना होगा, न्यूज़पेपर में छापना बहुत खर्चा वाला होता है, न्यूज़पेपर वाले छोटा सा आर्टिकल प्रिंट करने का बहुत पैसा ले लेते हैं, अगर आपको अपना कुछ न्यूज़पेपर में प्रिंट करना है तो।
तो कुछ भी नहीं है, प्राइवेट टू पब्लिक कन्वर्ट करना है, एमओ एमए ऑल्टर करो, आरओसी को एमजीटी 14 आईसी 27 फाइल करो, हो गया, खत्म, कन्वर्जन हो गया, इतना इजी, प्राइवेट टू पब्लिक। लेकिन अगर आप पब्लिक टू प्राइवेट का प्रोसेस देखोगे ना, अगर आप पब्लिक टू प्राइवेट, अगर आप सॉरी अगर आप पब्लिक से प्राइवेट का कन्वर्जन देखोगे ना, तो भाई साहब चोचले ही खत्म नहीं होते हैं। लॉ बोलता है कि देखो सेक्शन 18 तो कंप्लाई करना ही होगा, क्योंकि वन टाइप ऑफ कंपनी अनदर टाइप ऑफ कंपनी में कन्वर्ट हो रही है, तो सेक्शन 18 तो आपको कंप्लाई करना ही होगा। और सेक्शन 18 के साथ साथ कुछ एडिशनल रूल्स दिए हुए हैं जो आपको वो भी कंप्लाई करने होंगे फॉर कन्वर्जन ऑफ पब्लिक टू प्राइवेट, कुछ एडिशनल रूल्स दिए हुए हैं। और पूरा रूल्स में ना बहुत एक्स्ट्रा प्रोसीजर दिया हुआ है कि ये भी करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा पब्लिक टू प्राइवेट में। और आपको पता है पब्लिक टू प्राइवेट में ना न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट भी करना पड़ता है, आरडी की अप्रूवल लगती है। अगर आप आरडी की अप्रूवल नहीं लोगे ना, तो आप पब्लिक टू प्राइवेट नहीं कन्वर्ट कर सकते। अगर आपको पब्लिक टू प्राइवेट कन्वर्ट करना है ना, तो गवर्नमेंट की अप्रूवल लगेगी, आरडी की गवर्नमेंट की अप्रूवल लगेगी, रीजनल डायरेक्टर की अप्रूवल लेनी होगी आपको। बिना रीजनल डायरेक्टर की अप्रूवल लिए आप पब्लिक टू प्राइवेट कंपनी कन्वर्ट नहीं कर सकते, पब्लिक टू प्राइवेट कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्या बोल दिया मैडम, गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होगी, मतलब अब गवर्नमेंट के मतलब अप्लाई करो उसको, फिर उसकी अप्रूवल लो, अगर आरडी अप्रूवल देगा तो ही कन्वर्ट कर सकते हैं। जी हाँ, तो मैम इतना तामझाम क्यों? प्राइवेट टू पब्लिक में तो इतना तामझाम नहीं था, प्राइवेट टू पब्लिक में तो ये चोचले थे ही नहीं कि आरडी की अप्रूवल लो, न्यूज़पेपर पब्लिकेशन करो। प्राइवेट टू पब्लिक में तो बस इतना था, अपना शेयर होल्डर्स की अप्रूवल लो, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करो। स्पेशल रिजोल्यूशन क्या होता है? शेयर होल्डर्स की अप्रूवल। तो प्राइवेट टू पब्लिक में अपन ने पढ़ा था कोई तामझाम नहीं है, शेयर होल्डर्स की अप्रूवल लो, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके, एंड सिंपली यू कैन कन्वर्ट योर कंपनी फ्रॉम प्राइवेट टू पब्लिक कंपनी। बट अगर आपको पब्लिक से प्राइवेट में कन्वर्ट करना है तो बहुत चोचले हैं, बिना गवर्नमेंट की अप्रूवल के आप नहीं कर सकते। मैम ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? इसका लॉजिक क्या है? वाई वी नीड सो मेनी अप्रूवल्स फॉर कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी टू पब्लिक कंपनी? बिकॉज, बात को ध्यान समझो, बात की गहराई को समझो, ऐसा क्यों है? रीजन बताओ मैम, लॉजिक बताओ। लॉजिक ये है कि जब आप एक कंपनी को प्राइवेट कंपनी से पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करते हो तो वो गवर्नमेंट के लिए अच्छी बात है, लेकिन जब आप एक कंपनी को पब्लिक कंपनी से प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करते हो तो वो गवर्नमेंट के लिए बुरी बात है। क्यों? क्योंकि प्राइवेट कंपनी होती है क्लोजली हेल्ड कंपनी, कि प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक का पैसा नहीं लगा हुआ है, पब्लिक का इंटरेस्ट नहीं इन्वॉल्व है। प्राइवेट कंपनी है, ना ही पब्लिक का पैसा लगा हुआ है, ना ही पब्लिक का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। तो अभी तक आप पब्लिक के साथ धोखा ही नहीं कर सकते ना। अगर पब्लिक का पैसा ही नहीं लगा है तो आप पब्लिक के साथ धोखा कैसे करोगे? चांस ही नहीं। और अगर आप पब्लिक में कन्वर्ट कर रहे हो तो अच्छी बात है, आपकी कंपनी ग्रो करेगी तो हमारी देश के लिए भी वो अच्छी बात है, और फ्रॉड का तो चांस ही नहीं है, क्योंकि पब्लिक का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है ही नहीं अभी तक। अब जुड़ेगा ना, अब आप पब्लिक कंपनी बनोगे तो पब्लिक का पैसा लगेगा और तब जाके पब्लिक का इंटरेस्ट जुड़ेगा, तो ये तो अच्छी बात है ना, कि अभी तक तो आप कुछ फ्रॉड कर ही नहीं सकते। आप प्राइवेट कंपनी थे, प्राइवेट में पब्लिक का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ था ही नहीं, प्राइवेट में पब्लिक का पैसा जुड़ा हुआ था ही नहीं, तो ये तो अच्छी बात है ना कि अगर आप प्राइवेट से पब्लिक में कन्वर्ट कर रहे हो तो। इसलिए यहाँ पर ना ही आपको गवर्नमेंट अप्रूवल लगती है और ना ही आपको न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट करना होता है, कुछ नहीं करना होता है, कुछ भी नहीं करना होता है। ना ही आपको न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट लगती है और ना ही आपको ना ही आपको गवर्नमेंट अप्रूवल लगती है और ना ही आपको न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट करना होता है, कुछ नहीं करना होता है। सिंपली हम बोलते हैं शेयर होल्डर्स की अप्रूवल लो, अगर 75% शेयर होल्डर्स चाहते हैं तो कर लो कन्वर्ट, एमओए ऑल्टर करके, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात को ध्यान समझो, बात की गहराई को समझो, अगर आप पब्लिक से प्राइवेट में कन्वर्ट कर रहे हो तो पब्लिक कंपनी में तो पब्लिक का पैसा जुड़ा हुआ है, पब्लिक का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। हो सकता है आपने पब्लिक से उधार लिया होगा, पब्लिक इश्यू किया होगा, पब्लिक का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। अब आप अगर पब्लिक से प्राइवेट में कन्वर्ट हो रहे हो ना, तो हो सकता है उस पब्लिक का इंटरेस्ट ना एडवर्सली अफेक्ट हो जाए, हो सकता है आप पब्लिक का पैसा लेके भाग जाओ, हो सकता है आप पब्लिक के साथ फ्रॉड कर दो, क्योंकि अभी तक सबका इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है ऑलरेडी आपकी कंपनी में, पब्लिक का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, और आप पब्लिक से प्राइवेट में कन्वर्ट होना चाहते हो, आप बैक पीछे जाना चाहते हो, तो यहां पर भैया हम चेक करेंगे कि आप कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे हो, आप माइनॉरिटी शेयरहोल्डर्स के साथ कुछ गलत नहीं कर रहे हो, आप पब्लिक के साथ फ्रॉड तो नहीं कर रहे हो। यहाँ पर ना
थोड़ा रिस्की सिचुएशन हो जाता है, आप पब्लिक कंपनी से वापस क्लोजली हेल्ड बन रहे हो, राइट? सो इन दिस देयर इज अ मेजर चांसेस कि आप पब्लिक के साथ फ्रॉड करो, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के साथ फ्रॉड करो। तो इसीलिए ये रिक्वायरमेंट है कि पब्लिक से प्राइवेट कन्वर्ट बिना आरडी के अप्रूवल के आप नहीं कर सकते, बिना आरडी अप्रूवल के आप नहीं कर सकते पब्लिक से प्राइवेट में कन्वर्ट। आर वी अंडरस्टैंडिंग? तो ये दोनों प्रोसेस एकदम अलग अलग हैं। पब्लिक टू प्राइवेट का प्रोसेस एकदम अलग है, प्राइवेट टू पब्लिक का प्रोसेस एकदम अलग है। हाँ, दोनों केस में सेक्शन 18 तो दोनों में ही अप्लाई होता है। सेक्शन 18 इज द कॉमन प्रोसेस, सेक्शन 18 इज द कॉमन प्रोसेस कि आपको कोई भी कन्वर्जन करना है, एमओएवे ऑल्टर करना तो बेसिक है, एमओएवे तो ऑल्टर करना ही होगा। तो इवन इफ यू वांट टू कन्वर्ट पब्लिक कंपनी टू प्राइवेट कंपनी तो सेक्शन 18 तो अप्लाई होगा ही, यानी कि एमओए एओए तो ऑल्टर करना ही पड़ेगा। लेकिन दैट्स नॉट इनफ, दैट्स नॉट इनफ। उसके अलावा कुछ एडिशनल प्रोसेस भी हैं जो रूल्स में दिए हुए हैं, रूल्स अलग से रूल्स बनाए गए हैं फॉर कन्वर्जन ऑफ पब्लिक टू प्राइवेट, जो ये बोलता है कि आरडी अप्रूवल भी लेनी होगी, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट भी करना होगा, ये सारा चोचला करना होगा, तब जाके आप पब्लिक से प्राइवेट में कन्वर्ट कर सकते हो। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ पब्लिक टू प्राइवेट विच इज गिवन इन सेक्शन 18 रीड विथ रूल्स, विच इज गिवन इन सेक्शन 18 रीड विथ रूल्स। अब जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, देखो सिंपल सी बात है, आपको क्या करना होगा पब्लिक से प्राइवेट में कन्वर्ट करने के लिए? बोर्ड मीटिंग बुलाओ, बीआर पास करो, जनरल मीटिंग बुलाओ, एसआर पास करो। ये इम्प्लाइड है, ये इम्प्लाइड है, ये कॉपी पेस्ट है, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट सारे कन्वर्जन में। कि पहले तो बोर्ड मीटिंग बुला के बीआर पास करना होगा, फिर जनरल मीटिंग बुला के एसआर पास करना होगा। एसआर क्यों पास करेंगे? दो चीजें के लिए, एमओए ऑल्टर करना होगा और एओए ऑल्टर करना होगा। एमओए ऑल्टर कैसे करते हैं? सेक्शन 13 में दिया हुआ है, एसआर पास करके। एओए ऑल्टर कैसे करते हैं? सेक्शन 14 में दिया हुआ है, एसआर पास करके। तो आपको जनरल मीटिंग बुला के स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा फॉर कन्वर्जन, फॉर ऑल्टरिंग एमओए, फॉर ऑल्टरिंग एओए। अब क्योंकि पब्लिक से प्राइवेट में कन्वर्ट हो रहा है तो नाम में आपको प्राइवेट वर्ड ऐड करना होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपकी कंपनी है आईएससी लिमिटेड, तो अब प्राइवेट हो रही है तो आपके नाम में प्राइवेट वर्ड ऐड करना होगा और नाम हो जाएगा आईएससी प्राइवेट लिमिटेड। सो whenever you are converting public to private, you have to alter the name clause and you have to add the word private, you have to add the word private। और आर्टिकल ऑल्टर करना होगा और 3 रिस्ट्रिक्शंस ऐड करने होंगे। क्यों? क्योंकि पब्लिक कंपनी के आर्टिकल में वो 3 रिस्ट्रिक्शन नहीं होते हैं, पर प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल में वो 3 रिस्ट्रिक्शन होते हैं। तो अगर पब्लिक से प्राइवेट में कन्वर्ट कर रहे हो तो एमओए ऑल्टर करना तो बेसिक है, वो तो करना ही होगा। तो पहले आप बोर्ड मीटिंग बुलाओ, बीआर पास करो, जनरल मीटिंग बुलाओ, फिर एसआर पास करो, 3 चीजों के लिए, conversion of public to private, alteration of article to add those 3 restriction, alteration of MOA to add the word private। Are we clear with this? हाँ मैम, समझ में आ गया। अब देखो एसआर पास हुआ है तो फेविकोल, फेविकोल याद रखना, फेविकोल जब भी हम एसआर पास करते हैं ना, हमें 30 डेज के अंदर ना MGT 14 ROC को फाइल करना होता है। तो इतना तो सेम है, यहां तक तो सेम है मैम जैसा प्राइवेट टू पब्लिक में था, कि पहले आर्टिकल ऑल्टर करना होगा और फिर एमओए ऑल्टर करना होगा। अब एसआर पास किए हैं आर्टिकल एमओए ऑल्टर करने के लिए, तो MGT 14 30 दिन के अंदर फाइल कर दो आरओसी को। मैम इतना समझ में आ गया। अब आपको शेयर होल्डर्स की अप्रूवल तो मिल गई, तो मैम कन्वर्जन हो गया क्या? नहीं, शेयर होल्डर्स की परमिशन ले ली मैम हमने, स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर लिया मैम हमने, स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर लिया, क्या कन्वर्जन हो गया? नहीं, नहीं हुआ है कन्वर्जन। कब होगा कन्वर्जन? आरडी की अप्रूवल तो ले लो, आरडी की अप्रूवल तो ले लो, लेकिन एक सेकेंड, आरडी की अप्रूवल लेने के पहले आपको न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट करना होगा, पब्लिक को बताना होगा, गांव में ढिंडोरा पीटना होगा। मैं ना न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट को गांव में ढिंडोरा पीटना बोलती हूँ। आप देखेंगे न्यूज़पेपर में ना एक पेज बिजनेस सेक्शन होता है, वहां पर कई सारी कंपनीज को जो भी नोटिस पब्लिश करना होता है ना, वो लोग करते हैं वहां पर, ताकि पूरी पब्लिक, पूरी जनता को नोटिस मिल जाए। अब कंपनी को अगर कोई चीज पूरे देशवासियों को या पूरे सारे पब्लिक को इन्फॉर्म करनी है तो कैसे करेगी? न्यूज़पेपर में पब्लिश करके करेगी ना, कि सब लोग तो न्यूज़पेपर पढ़ते ही हैं, कि हम न्यूज़पेपर में पब्लिश कर देंगे मतलब हम मान लेंगे सबको नोटिस मिल गया है, सबने पढ़ लिया। तो अगर कोई कंपनी पब्लिक से प्राइवेट में कन्वर्ट करना चाहती है ना, गांव में ढिंडोरा पीटना होगा, 2 न्यूज़पेपर में पब्लिश करना होगा, एक इंग्लिश लैंग्वेज में और एक वर्नाकुलर लैंग्वेज। वर्नाकुलर लैंग्वेज यानी लोकल लैंग्वेज। जैसे कि अगर हम कर्नाटका की बात करें, क्योंकि मैं बैंगलोर जाके पढ़ाती हूँ, सो कर्नाटका की बात करें तो वहां की लोकल लैंग्वेज है कन्नड़ा, वहां की लोकल लैंग्वेज है कन्नड़ा।
तो वहाँ लोकल जो न्यूज़पेपर होते हैं, कन्नड़ा के जो लोकल न्यूज़पेपर होते हैं कर्नाटका के, ऐसे न्यूज़पेपर जो सिर्फ कर्नाटका में बंटते हैं, पूरे कर्नाटका में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, बाहर नहीं डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। लोकल न्यूज़पेपर होते हैं ना, हर एरिया का लोकल न्यूज़पेपर भी तो होता है। तो वहाँ के जो लोकल न्यूज़पेपर होते हैं कन्नड़ा लैंग्वेज में होता है, क्योंकि वहाँ के लोग कन्नड़ा बोलते हैं, लोकल लैंग्वेज। तो आपको ना 2 न्यूज़पेपर में आपको पब्लिश करना होगा। एक इंग्लिश न्यूज़पेपर जिसका सर्कुलेशन पूरे स्टेट में होना चाहिए, कम से कम पूरे स्टेट में होना चाहिए, और एक वर्नाकुलर न्यूज़पेपर जिसका सर्कुलेशन पूरे डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए। और ये जो एडवर्टाइजमेंट होगा ना, उसका फॉर्मेट दिया हुआ है। कौन से फॉर्मेट में होगा ये? INC 25A में। यस, आपको न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट करना होगा, पब्लिक एडवर्टाइजमेंट, गांव में ढिंडोरा पीटना होगा, ताकि सबको पता चल जाए आपकी कंपनी पब्लिक से प्राइवेट में कन्वर्ट होना चाहती है। पब्लिक एडवर्टाइजमेंट करना होगा आपको बाय फाइलिंग अ फॉर्म INC 25A इन वन वर्नाकुलर न्यूज़पेपर एंड वन इंग्लिश न्यूज़पेपर। वर्नाकुलर न्यूज़पेपर का सर्कुलेशन पूरे डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए, पूरे डिस्ट्रिक्ट में जिस एरिया में कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस बैंगलोर में है, तो हमें ऐसे लोकल न्यूज़पेपर में पब्लिश करना है जो पूरे बैंगलोर में सर्कुलेट हो, और ऐसे इंग्लिश न्यूज़पेपर में सर्कुलेट करना है जो पूरे स्टेट में सर्कुलेट हो। इसके अलावा कुछ लोगों को हमें अलग से बताना होगा, कुछ लोगों को स्पेशल अटेंशन चाहिए, कुछ लोगों को हमें अलग से बताना होगा कि भाई हम कन्वर्ट कर रहे हैं, आपको कोई ऐतराज तो नहीं है। कुछ लोगों को ना हमें अलग से नोटिस देना होगा कि भाई साहब हम प्राइवेट कंपनी को ना, सॉरी, हम पब्लिक कंपनी को ना प्राइवेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, आपको कोई ऐतराज तो नहीं है। तो आपको सेपरेट नोटिस देना होगा क्रेडिटर्स को, डिबेंचर होल्डर्स को, क्योंकि भाई आपने उनका पैसा लिया हुआ है, आपने उनका पैसा लिया हुआ है, उधार लिया है आपने उनसे। क्रेडिटर्स, डिबेंचर होल्डर्स, उधार लिया है आपने उनसे, उनसे परमिशन लो। अगर उनको ऐतराज होगा ना तो RD अलाउ नहीं करेगा कन्वर्जन, उनको ऐतराज नहीं होना चाहिए। तो आपको अलग से नोटिस देना होगा अपने क्रेडिटर्स को, डिबेंचर होल्डर्स को, ROC को, RD को, और एनी अदर रेगुलेटरी बॉडी। ठीक है, कितने दिन पहले? कम से कम RD को एप्लीकेशन देने के कम से कम 21 डेज पहले आपको नोटिस देना होगा, ताकि 21 दिन का समय लोगों को मिल जाए कि अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन होगा, ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, अगर किसी को कोई ऐतराज होगा, अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन होगा कंपनी के कन्वर्जन से, तो वो लोग अपने ऑब्जेक्शन RD को या कंपनी को सबमिट कर सकते हैं। आर वी क्लियर विद दिस? हाँ मैम, इतनी बात तो समझ में आ गई। तो मैम एक बार मैं रिपीट करती हूँ अभी तक जो अपन ने पढ़ा। देखो, आपको ना पब्लिक कंपनी को प्राइवेट में कन्वर्ट करना है। हाय अल्लाह, पब्लिक से प्राइवेट कन्वर्ट करना है, बहुत बहुत लोचा है, बहुत लोचा है। तो पहले तो बोर्ड मीटिंग बुलाओ, BR पास करो, जनरल मीटिंग बुलाओ, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो, MOA ऑल्टर करने के लिए, MOA ऑल्टर करने के लिए। SR पास हुआ है तो फेविकोल MGT 14 30 दिन के अंदर फाइल करना होगा। इतना समझ में आ गया? अब मैम ना 2 एडिशनल रिक्वायरमेंट है। आपको ना पहले न्यूज़पेपर पब्लिकेशन करना होगा, 2 न्यूज़पेपर में, वर्नाकुलर न्यूज़पेपर और इंग्लिश न्यूज़पेपर में, फॉर्म नंबर INC 25A में, और अलग से नोटिस देना होगा इन लोगों को कितने दिन पहले? RD को एप्लीकेशन देने के कम से कम 21 डेज पहले, RD को एप्लीकेशन देने के कम से कम 21 डेज पहले। अब 21 दिन बाद अब आप RD को अप्लाई करोगे, RD की परमिशन लेने के लिए रिटर्न एप्लीकेशन दोगे, रिटर्न एप्लीकेशन सबमिट करोगे RD को, RD की परमिशन लेने के लिए। RD हम ना पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, कर ले क्या? कर ले क्या? आप अप्लाई करेंगे RD को परमिशन लेने के लिए। वो एप्लीकेशन कौन से फॉर्म में होगा? वो एप्लीकेशन होगा फॉर्म नंबर RD1 में। ठीक है, तो आप RD को अप्लाई करेंगे कि RD हम कन्वर्ट कर ले, तो दैट एप्लीकेशन विल बी इन फॉर्म नंबर RD1। कितने दिन के अंदर आपको एप्लीकेशन फाइल करना है? एट विद इन 60 डेज ऑफ SR। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के 60 दिन के अंदर अंदर RD को अप्लाई कर देना। क्या बोला मैंने ये बोला जिस दिन स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ जनरल मीटिंग में, उसके 60 डेज के अंदर अंदर आपको RD को अप्लाई कर देना है बाय फाइलिंग एन एप्लीकेशन इन द फॉर्म नंबर RD1। अब देखो, RD के ऊपर है, RD या तो अप्रूव करेगा या तो रिजेक्ट करेगा। 2 सिचुएशन हो सकते हैं, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हमने जो पब्लिक एडवर्टाइजमेंट दिया ना, पब्लिक को, क्रेडिटर्स को, डिबेंचर होल्डर्स को, ROC को, किसी को ऐतराज नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी ने ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया, तो हियरिंग करने की जरूरत ही नहीं है। अगर किसी ने ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया तो RD अप्रूव कर देगा कन्वर्शन को 30 दिन के अंदर अंदर। कितने दिन के अंदर RD ऑर्डर पास करेगा? 30 डेज के अंदर पास कर देगा।
लेकिन अगर किसी को ऐतराज हुआ, ऐतराज यानी ऑब्जेक्शन, अगर किसी को ऑब्जेक्शन हुआ, मान के चलो क्रेडिटर्स बोल रहे हैं नहीं 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 हम नहीं चाहते ये कंपनी कन्वर्ट हो पब्लिक से प्राइवेट में, मान के चलो क्रेडिटर्स बोल रहे हैं हम नहीं चाहते ये कंपनी पब्लिक से प्राइवेट में कन्वर्ट हो, ऑब्जेक्शन आ गया, ऑब्जेक्शन आ गया। अब आरडी हियरिंग कराएगी दोनों पार्टीज की। हियरिंग मतलब आप बोलिए आप क्या बोलना चाहते हैं, आप बोलिए आप क्या बोलना चाहते हैं। कोर्ट के सेशंस होंगे, आरडी सेशंस बुलाएगी, दोनों पार्टी को सुनवाई करेगी, दोनों पार्टी की सुनवाई करेगी 30 डेज के अंदर अंदर। अब आरडी दोनों पार्टी को सुनेगी, कंपनी क्या बोल रही है और ऑब्जेक्टिंग पार्टी क्या बोल रहे हैं, दोनों को सुन करके फिर आरडी एक फाइनल डिसीजन लेगी, या तो अप्रूव करेगी कन्वर्जन या तो रिजेक्ट करेगी। अगर अप्रूव करती है या रिजेक्ट करती है, जिस दिन हियरिंग हुई उसके 30 डेज के अंदर आरडी को ऑर्डर पास कर देना है, या तो अप्रूव करेगा या तो रिजेक्ट करेगा, बट 30 दिन के अंदर पास कर देना है। यानी कि अगर ऑब्जेक्शन नहीं आया तो सीधा सीधा आरडी 30 दिन के अंदर ऑर्डर पास कर देगी, और अगर ऑब्जेक्शन आया तो 30 दिन के अंदर हियरिंग करेगी, और फिर हियरिंग के 30 दिन के अंदर आरडी ऑर्डर पास कर देगी। बट मैम अगर एप्लीकेशन में कोई डिफेक्ट हुआ तो, एप्लीकेशन पूरा नहीं है, एप्लीकेशन में कोई इंफॉर्मेशन मिसिंग है, या आरडी को कोई फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आरडी आपको 30 दिन के अंदर इंटीमेट करेगी कि एप्लीकेशन में कुछ डिफेक्ट है या कुछ इनकम्प्लीट है, आप उसको रेक्टिफाई करो और अगले 15 दिन के अंदर हमें रीसबमिट करो एप्लीकेशन। दैट्स इट। समझ में आया? अब ये जो फॉर्म है ना RD1, इसके साथ बहुत सारे अटैचमेंट्स लगते हैं, वो अटैचमेंट्स अभी मैं आपको बुक से ही बताऊंगी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको RD1 के साथ अटैच करने होते हैं। ठीक है, अब हो गया, ऑलमोस्ट प्रोसेस आपका कंप्लीट हो गया। मान के चलो आरडी ने अप्रूवल दे दी, मान के चलो आरडी ने अप्रूवल दे दी, अब आपको आरओसी के पास रजिस्टर कराना होगा ना कन्वर्जन को। नाउ यू हैव टू गेट द कन्वर्जन रजिस्टर्ड विद आरओसी, नाउ यू हैव टू गेट द कन्वर्जन रजिस्टर्ड विद आरओसी। तो अब आप आरओसी को अप्लाई करोगे। पहला देखो, जब भी हमें किसी भी गवर्नमेंट बॉडी से कोई ऑर्डर मिलता है ना, जब भी हमें एनसीएलटी से कोई ऑर्डर मिलता है या आरडी से कोई ऑर्डर मिलता है, तो उस ऑर्डर की कॉपी हमें आरओसी को इन्फॉर्म करनी होती है। हमें आरओसी को इन्फॉर्म करना होता है कि आरओसी हमें आरडी से ऑर्डर मिला है, आरओसी हमें आरडी से ऑर्डर मिला है। तो जब भी आपको आरडी से ऑर्डर मिलता है ना, तो उस ऑर्डर की कॉपी आपको आरओसी को सबमिट करनी होती है। यू हैव टू सबमिट इट टू द आरओसी इन द फॉर्म नंबर INC 28। कितने दिन के अंदर? 15 दिन के अंदर अंदर। जिस दिन आपको आरडी से ऑर्डर मिला उसके 15 दिन के अंदर अंदर, 15 डेज के अंदर अंदर आपको आरओसी को इन्फॉर्म करना होता है बाय सबमिटिंग अ कॉपी ऑफ ऑर्डर ऑफ आरडी इन द फॉर्म नंबर INC 28, इन द फॉर्म नंबर INC 28। तो यहां पर ध्यान दो क्या लिखा हुआ है, दैट कंपनी हैज टू फाइल टू आरओसी व्हाट, कंपनी हैज टू फाइल अ कॉपी ऑफ ऑर्डर ऑफ रीजनल डायरेक्टर। हमें जब भी आरडी से, एनसीएलटी से, किसी भी बॉडी से कोई भी ऑर्डर मिलता है ना, तो उस ऑर्डर की कॉपी हमें आरओसी को फाइल करनी होती है इन द फॉर्म नंबर INC 28 विद इन 15 डेज। समझ में आया? हाँ मैम समझ में आ गया। अब याद करो, मैंने आपको एक फॉर्म बताया था विच वी हैव टू फाइल टू आरओसी फॉर कन्वर्जन ऑफ पब्लिक टू प्राइवेट और प्राइवेट टू पब्लिक। याद करो, अपन ने ना कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट टू पब्लिक में पढ़ा था कि अगर आपको प्राइवेट टू पब्लिक आपको कंपनी कन्वर्ट करनी है तो आपको आरओसी के पास उसको रजिस्टर कराना होगा, और उस कन्वर्जन को रजिस्टर कराने के लिए आप कौन सा फॉर्म फाइल करते हो? INC 27 फाइल करते हो 15 डेज के अंदर अंदर। याद आया? तो यही सेम फॉर्म दो कन्वर्जन के लिए है, चाहे आप पब्लिक से प्राइवेट में कन्वर्ट करो, चाहे आप प्राइवेट से पब्लिक में कन्वर्ट करो, चाहे आप पब्लिक से प्राइवेट में कन्वर्ट करो, चाहे आप एक सेकेंड फिर से, चाहे आप प्राइवेट टू पब्लिक कन्वर्ट करो या पब्लिक टू प्राइवेट कन्वर्ट करो, दोनों केस में आप उस कन्वर्जन को आरओसी के पास कैसे रजिस्टर कराओगे? बाय फाइलिंग अ फॉर्म INC 27 विद इन 15 डेज। तो याद करो, प्राइवेट टू पब्लिक के केस में भी अपन ने पढ़ा था कि आपको इस कन्वर्जन को रजिस्टर कराने के लिए यू हैव टू फाइल INC 27 to ROC within 15 days, and even public to private को पब्लिक टू प्राइवेट के भी कन्वर्जन को रजिस्टर कराने के लिए आपको INC 27 ROC को फाइल करना होगा फ्रॉम द 15 डेज ऑफ ऑर्डर। जिस दिन आपको आरडी का अप्रूवल मिलेगा उसके 15 दिन के अंदर अंदर आपको INC 27 भी फाइल करना है। तो यहाँ पर आपको पता है, आपको आरडी का ऑर्डर मिलने के बाद दो फॉर्म फाइल करने होंगे आरओसी को 15 दिन के अंदर अंदर। कौन से? INC 27 विद इन 15 डेज एंड INC 28 विद इन 15 डेज।
उसके बाद खत्म प्रोसेस, आपने आरओसी को कन्वर्जन के लिए INC 27 फाइल कर दिया। अब आरओसी आपके कन्वर्जन को रजिस्टर कर देगी, पुराना वाला रजिस्ट्रेशन क्लोज कर देगी और आपको नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगी। दैट्स इट अबाउट कन्वर्जन। लास्ट पॉइंट, आप कन्वर्ट नहीं कर सकते अगर कोई इंक्वायरी इंस्पेक्शन पेंडिंग है। छोटा सा पॉइंट दिया हुआ है, देखो कंपनी जब कुछ गड़बड़ घोटाला करती है ना, तो गवर्नमेंट ना उस कंपनी के अगेंस्ट इंक्वायरी इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन करता है। तो अगर किसी भी कंपनी के अगेंस्ट इंक्वायरी चल रही है या इंस्पेक्शन चल रही है या इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है या प्रोसिक्यूशन पेंडिंग है, तो वो कंपनी कन्वर्ट नहीं कर सकती। दैट्स ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ पब्लिक टू प्राइवेट। क्या हम इसे बुक से रीड ले सकते हैं? जल्दी से आ जाओ। कन्वर्जन ऑफ पब्लिक टू प्राइवेट, जल्दी से आ जाओ। ये दिया हुआ है सेक्शन 13, 14, 15, 18, ये सारे सेक्शन में रीड विथ रूल 33(2) ऑफ द कंपनीज एक्ट, जो ये बोलता है, यस स्क्रीनशॉट लास्ट में मैं आपको दिला दूंगी स्क्रीनशॉट, एक बार यहाँ से रीड ले लेते हैं बुक से। जो ये बोलता है कि अगर आपको पब्लिक से प्राइवेट में कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे। अगर आपको पब्लिक से प्राइवेट, अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो ये है कि अगर आप प्राइवेट टू पब्लिक कन्वर्ट कर रहे हो तो वो कन्वर्जन किस दिन से इफेक्ट होगा? जिस दिन आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया उस दिन से। माय डियर प्लीज बात को समझो, अगर आप प्राइवेट टू पब्लिक कन्वर्ट कर रहे हो तो वो कन्वर्जन किस दिन से इफेक्टिव होगा? SR वाले दिन से, जिस दिन शेयर होल्डर्स की अप्रूवल मिल गई ना, जिस दिन स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ उस दिन से आपका कन्वर्जन इफेक्टिव होगा। योर कन्वर्जन विल बी इफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। योर कन्वर्जन विल बी इफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। बट अगर अपन बात करें कन्वर्जन ऑफ पब्लिक कंपनी टू प्राइवेट कंपनी, कि पब्लिक कंपनी से प्राइवेट कंपनी का कन्वर्जन किस दिन इफेक्टिव होगा, तो जिस दिन आपने SR पास किया उस दिन पब्लिक से प्राइवेट का कन्वर्जन इफेक्टिव नहीं होगा। पब्लिक से प्राइवेट का कन्वर्जन उस दिन इफेक्टिव होगा जिस दिन हमें RD का ऑर्डर मिलेगा, जिस दिन हमें RD की अप्रूवल मिलेगी। बात को समझो, पब्लिक से प्राइवेट आप बिना RD की अप्रूवल के कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसीलिए पब्लिक से प्राइवेट किस दिन माना जाएगा कि कन्वर्ट हो गई? जिस दिन आपको RD का अप्रूवल मिलेगा उस दिन माना जाएगा कि पब्लिक कंपनी कन्वर्ट हो गई टू प्राइवेट कंपनी। तो पब्लिक टू प्राइवेट विल बी इफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ RD। बट अगर अपन बात करें प्राइवेट टू पब्लिक, सो प्राइवेट टू पब्लिक विल बी इफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। जिस दिन आप SR पास करोगे उसी दिन से प्राइवेट टू पब्लिक इफेक्टिव हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो वही वाली बात लिखी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, इस पूरी लाइन को आप हाईलाइट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है कि कन्वर्जन of a company from public to private will be effective from the date of receipt of approval of RD by way of issuing approval of registrar by issuing new certificate of incorporation। जिस दिन हमें RD का अप्रूवल मिल जाएगा एंड सब्सिक्वेंटली ROC उसको रजिस्टर कर देगा, उस दिन से अपना जो है कन्वर्जन इफेक्टिव होगा। यस अब यहाँ पर देखो आपको बोल रहा है कि अगर आपको पब्लिक से प्राइवेट कन्वर्ट करना है तो यू नीड शेयर होल्डर्स अप्रूवल बाय वे ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन। तो ये तो अपन को पता ही है कि कन्वर्ट करने के लिए वी नीड स्पेशल रेजोल्यूशन अप्रूवल। इसके अलावा फॉर कन्वर्जन ऑफ पब्लिक टू प्राइवेट कंपनी द फोरमोस्ट रिक्वायरमेंट इज टू ऑल्टर द आर्टिकल। ये भी हमें पता ही है कि पब्लिक टू प्राइवेट कन्वर्ट करने के लिए आपको अपना आर्टिकल ऑल्टर करना होगा एंड यू नीड अप्रूवल ऑफ RD। आपको रीजनल डायरेक्टर की भी अप्रूवल लगेगी। ठीक है, ये कुछ बेसिक बातें हैं कि अगर आप कन्वर्ट कर रहे हो कंपनी को तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान देना होगा, जैसे कि नाम चेंज करना होगा, MOA AOA चेंज करना होगा, नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लेना होगा, सारे लेटर हेड्स और सारे डॉक्यूमेंट्स में चेंजेस करना होगा। ये बहुत बेसिक बात है, बहुत बेसिक बात है। अब बेनिफिट्स क्या है, बेनिफिट्स क्या है कन्वर्जन ऑफ पब्लिक टू प्राइवेट? बहुत ईजी बेनिफिट्स है। ये जनरल पॉइंट्स हैं, कॉमन सेंस जनरल पॉइंट्स, आपके कॉमन सेंस के बेसिस पे आप इसको लिख सकते हो अपने मन से बना के कि लोग पब्लिक से प्राइवेट में क्यों कन्वर्ट करेंगे, क्या फायदे होते हैं। लेसर कंप्लायंस, पब्लिक कंपनी के ऊपर ज्यादा कंप्लायंसेस होते हैं, प्राइवेट कंपनी के ऊपर कम कंप्लायंस होते हैं। बेटर कंट्रोल, क्योंकि प्राइवेट कंपनी में शेयर होल्डिंग रिस्ट्रिक्टेड होती है तो आप ज्यादा बेहतर तरीके से कंपनी को कंट्रोल कर सकते हैं। फ्यू मेंबर्स, कम मेंबर्स होते हैं प्राइवेट कंपनी में, 200 ज्यादा मेंबर नहीं हो सकते। और प्राइवेट कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करने की जरूरत नहीं होती है। पब्लिक कंपनी के केस में ना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना होता है। ये लोग कौन होते हैं डायरेक्टर वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, डोंट वरी। तो ये कुछ बेसिक एडवांटेजेस दिए हुए हैं। अब जल्दी से आ जाओ, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ पब्लिक कंपनी टू प्राइवेट कंपनी में कैसे कन्वर्ट होगा। सेम है, पढ़ चुके हैं, जितना हाईलाइट करवाऊंगी सिर्फ उतना ही पढ़ना है। ये वैसे भी कितने पेज का प्रोसेस है, 1 2 3
4 पेज का प्रोसेस है, 4 पेज तो लिखोगे नहीं ना एग्जाम में। ज्यादा से ज्यादा कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा? ज्यादा से ज्यादा 4 मार्क्स का, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। कितने पॉइंट्स लिखोगे? 6-7 पॉइंट लिखोगे। ज्यादा से ज्यादा आप अपने आंसर शीट का 1 पेज लिखोगे ना, तो प्रोसेस आ भी गया। तो 10 पेज तो भरोगे नहीं बीकॉम के जैसे। इसीलिए जितना हाईलाइट करवाऊंगी उतना ही पढ़ना। प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ पब्लिक टू प्राइवेट, कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं पब्लिक टू प्राइवेट? पेन पेंसिल लेके मार्किंग करना चालू कर देना। सबसे पहले आपको बोर्ड मीटिंग बुलानी होगी। बोर्ड मीटिंग बुला के क्या करोगे? ये पूरा कॉपी पेस्ट है ना, BR पास करोगे फॉर अप्रूविंग द कन्वर्जन ऑफ कोर्स। उसके बाद क्या करोगे? जनरल मीटिंग बुलाने की तैयारी करोगे। जनरल मीटिंग किस दिन बुलानी है, डेट टाइम प्लेक्स फिक्स करोगे। जनरल मीटिंग का नोटिस बनाओगे। डायरेक्टर CS को ऑथराइज करोगे टू इशू द नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कॉपी पेस्ट है पूरा, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। बोर्ड मीटिंग बुला के ये सारे कांड करोगे, फिर जनरल मीटिंग का नोटिस इशू करोगे, फिर जनरल मीटिंग बुलाओगे। जनरल मीटिंग बुला के क्या करोगे? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करोगे कन्वर्जन के लिए, MOA ऑल्टर करने के लिए और AOA ऑल्टर करने के लिए। जनरल मीटिंग बुला के क्या करोगे? यू नीड टू पास स्पेशल रेजोल्यूशन टू गेट शेयर होल्डर्स अप्रूवल फॉर कन्वर्जन अलॉन्ग विथ ऑल्टरेशन ऑफ MOA एंड AOA। कन्वर्जन के लिए, MOA ऑल्टर करने के लिए, AOA ऑल्टर करने के लिए आप SR पास करोगे। अब फेविकोल, फेविकोल SR पास किए तो MGT 14 फाइल करना होगा। कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर। MGT 14 आपको ROC को फाइल करना होगा 30 दिन के अंदर। अब MGT 14 के साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने होंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने होते हैं? सेम कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट जो पहले पढ़े थे ना लास्ट टाइम। देखो, ऑल्टर्ड MOA, ऑल्टर्ड AOA, नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग, कॉपी ऑफ SR, सेम अटैचमेंट्स है, एकदम सेम अटैचमेंट्स। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने होंगे MGT 14 के साथ एज अ प्रूफ? MOA ऑल्टर हुआ है तो ऑल्टर्ड MOA अटैच करना होगा, ऑल्टर्ड AOA अटैच करना होगा। स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ है तो कॉपी ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन ऑफ कोर्स। MGT 14 के साथ कॉपी ऑफ SR तो भेजोगे ही ना, क्योंकि MGT 14 क्यों फाइल करते हैं? SR की वजह से फाइल करते हैं ना, राइट। नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग, नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग, ये सारी डॉक्यूमेंट्स आपको MGT 14 के साथ अटैच करना होगा। ये हो गया। अब आपको करना होगा पब्लिक एडवर्टाइजमेंट। पब्लिक एडवर्टाइजमेंट आपको करना होगा एटलीस्ट 21 डेज बिफोर द डेट ऑफ मेकिंग एप्लीकेशन टू RD को अप्लाई करने के कम से कम 21 दिन पहले आपको एडवर्टाइजमेंट करना होगा। एक वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में जो पूरा डिस्ट्रिक्ट में सर्कुलेट हो, और एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में जो पूरा स्टेट में सर्कुलेट हो। और ये एप्लीकेशन होगा INC 25A में। आविक लव दिस, आपको पब्लिक एडवर्टाइजमेंट करना होगा। सॉरी। पब्लिक एडवर्टाइजमेंट करने के साथ साथ आपको कुछ लोगों को अलग से भी नोटिस देना होगा। यू हैव टू गिव इंडिविजुअल नोटिस टू क्रेडिटर्स, डिबेंचर होल्डर्स, ROC, RD और एनी अदर रेगुलेटरी बॉडी। ये वाला पॉइंट है। कौन सा वाला पॉइंट है? ये वाला पॉइंट है, ये पूरा पॉइंट है। आर वी क्लियर विद दिस? हाँ मैम, समझ में आ गया, ये वाला पूरा पॉइंट है। ओके, अब यहाँ पर आ जाओ। अब आपने न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट कर दिया, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट आपने कर दिया। उसके बाद नाउ यू हैव टू फाइल एन एप्लीकेशन टू RD फॉर कन्वर्जन ऑफ पब्लिक टू प्राइवेट कंपनी। अब आपको एप्लीकेशन फाइल करना होगा RD को, और वो एप्लीकेशन होगा फॉर्म नंबर RD1 में। एंड ये एप्लीकेशन आपको SR पास करने के 60 डेज के अंदर फाइल कर देना है। सो नाउ यू हैव टू फाइल द सेम विद RD। You have to file an application to RD within 60 days of passing SR in the form number RD1। अब इस फॉर्म के साथ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने होंगे। यस, बहुत इजी है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको इस फॉर्म के साथ अटैच करने होंगे? सबसे पहले तो आपको ऑल्टर्ड MOA और ऑल्टर्ड AOA अटैच करना होगा। क्या अटैच करना होगा? ऑल्टर्ड MOA और ऑल्टर्ड AOA, ऑल्टर्ड MOA और ऑल्टर्ड AOA। एक सेकेंड, हाँ। एक सेकेंड, इसको ना काट के EMOA और EOA कर लो, अमेंडमेंट है छोटा सा। ऑल्टर्ड को काट के इसको काट दो, और ना इसको काट के पहला वाला अटैचमेंट कर लो, पॉइंट नंबर A, EMOA एंड EAOA। छोटा सा अमेंडमेंट है, छोटा सा अमेंडमेंट है, छोटा सा अमेंडमेंट। ऑल्टर्ड MOA AOA की जगह EMOA EAOA कर लो। क्या है ये? अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट है छोटू सा। तो आपको जो एप्लीकेशन आप फाइल करोगे उसके साथ आपको फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होंगे। EMOA EAOA, मिनट्स ऑफ जनरल मीटिंग,
कॉपी ऑफ बीआर, कॉपी ऑफ बीआर, उसके अलावा कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी आपको अटैच करने होंगे। अब देखो यहाँ पर ना, क्योंकि आप कन्वर्ट हो रहे हो पब्लिक से प्राइवेट में, आपको सबसे पहले तो आपको मेक श्योर करना है कि आपके मैक्सिमम मेंबर्स, आपको मेक श्योर करने हैं कि आपके मैक्सिमम मेंबर्स 200 हो, 200 से ज़्यादा ना हो। क्यों? क्योंकि याद करो अपन पढ़े हैं पब्लिक कंपनी के केस में, अपन पढ़े हैं पब्लिक कंपनी के केस में मैक्सिमम अनलिमिटेड मेंबर हो सकते हैं, लेकिन प्राइवेट कंपनी के केस में मैक्सिमम 200 मेंबर्स हो सकते हैं। याद आया क्या? अपन पढ़ चुके हैं प्राइवेट कंपनी के केस में मैक्सिमम 200 मेंबर्स कैन बी देयर, बट पब्लिक कंपनी के केस में मैक्सिमम अनलिमिटेड मेंबर्स कैन बी देयर। तो अगर आप पब्लिक कंपनी से प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर रहे हो और अगर आपके नंबर ऑफ मेंबर्स 200 से ज़्यादा हैं, तो आपको उसको कम करके 200 करना होगा, 200 की लिमिट के अंदर आना होगा। तो ना हमें ना केएमपी से ना डिक्लेरेशन लेना होता है, जिसमें केएमपी ये डिक्लेयर करते हैं कि हमारे टोटल नंबर ऑफ मेंबर 200 से ज़्यादा नहीं है। और हमें एक और डिक्लेरेशन लेना होता है केएमपी से कि हमारी कंपनी ने डिपॉजिट रीपे करने में कोई भी डिफॉल्ट नहीं किया है, हमने डिपॉजिट में कोई भी डिफॉल्ट नहीं किया है। सो ये दोनों डिक्लेरेशन केएमपी से लेना होता है, और इस डिक्लेरेशन को एज अ प्रूफ हम RD1 के साथ अटैच करते हैं। तो हमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट RD1 के साथ अटैच करना होता है? अ डिक्लेरेशन बाय केएमपी, केएमपी से हमें एक डिक्लेरेशन लेना होता है जिसमें वो लोग ये लिखते हैं दैट कंपनी लिमिट्स मेंबर टू 200, दैट कंपनी में 200 से ज़्यादा मेंबर नहीं है, एंड ऑल्सो दैट नो डिपॉजिट हैज़ बीन एक्सेप्टेड इन वायलेशन ऑफ द एक्ट। कंपनीज एक्ट का वायलेशन करके हमने कोई भी डिपॉजिट नहीं लिया है। आपको ये डिक्लेरेशन लेना होता है केएमपी से, और ये डिक्लेरेशन आपको RD1 के साथ अटैच करना होता है। इसके अलावा आपको एक और डिक्लेरेशन लेना होता है केएमपी से कि कंपनी ने ये सारे सेक्शंस का नॉन कंप्लायंस नहीं किया है। कौन कौन से सेक्शन? 73 to 76 से जो डिपॉजिट की बात करते हैं, बाकी सारे सेक्शन डायरेक्टर वाले चैप्टर में आएंगे, डोंट वरी। यस, अगर कंपनी ने ये सारे सेक्शंस का डिफॉल्ट किया है तो वो कंपनी कन्वर्ट नहीं हो सकती। तो इसलिए हमें केएमपी से डिक्लेरेशन लेना होता है जिसमें वो लोग ये डिक्लेयर करते हैं, प्रॉमिस करते हैं कि हाँ कंपनी ने ये सारे सेक्शन का नॉन कंप्लायंस नहीं किया है। इसके अलावा आपको केएमपी से एक और डिक्लेरेशन लेना होता है कि company was never listed in stock exchange, and even if it was listed, all the procedure was complied for the delisting of shares. My dear, आपको मैं एक बात बताऊं, क्या लिस्टेड कंपनी प्राइवेट में कन्वर्ट हो सकती है? द आंसर इज नो। सिर्फ और सिर्फ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी ही प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी कभी भी लिस्टेड हो ही नहीं सकती। तो लिस्टेड कंपनी कभी भी प्राइवेट में कन्वर्ट नहीं हो सकती, सिर्फ और सिर्फ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी ही प्राइवेट में कन्वर्ट हो सकती है। तो आपको केएमपी को डिक्लेरेशन देना होगा कि हमारी कंपनी कभी लिस्टेड थी नहीं, केएमपी को डिक्लेरेशन देना होगा कि हमारी कंपनी कभी लिस्टेड थी नहीं, या फिर ये डिक्लेरेशन देंगे कि पहले लिस्टेड थी बट अब वो डीलिस्ट हो चुकी है। मैम क्या हम डीलिस्ट कर सकते हैं कंपनी को? यस। तो आपको केएमपी के द्वारा केएमपी लोग डिक्लेरेशन देंगे कि या तो ये बोलेंगे कि हमारी कंपनी कभी लिस्टेड थी नहीं, या तो ये बोलेंगे कि पहले लिस्टेड थी बट अब डीलिस्ट हो चुकी है। आर वी क्लियर विद दिस? और अगर कंपनी में कोई भी केएमपी नहीं है तो ये डिक्लेरेशन कौन देगा? ये डिक्लेरेशन शुड बी गिवन बाय एनी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी में केएमपी नहीं है तो कंपनी का कोई भी डायरेक्टर ये डिक्लेरेशन देगा। इसके अलावा आपको आरडी को अपने लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स और डिबेंचर होल्डर्स देने होंगे, जो कि 30 दिन से ज़्यादा ओल्डर नहीं होना चाहिए, ऑफ अ डेट नॉट ओल्डर देन 30 डेज, 30 डेज से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ताज़ा ताज़ा होना चाहिए, जिसमें आप उनका नाम, एड्रेस और नेचर ऑफ क्लेम एंड अमाउंट ड्यू बताएंगे। क्यों पता है? क्योंकि ना आपको पब्लिक से प्राइवेट में कन्वर्ट करना है, तो आरडी ये चेक करना चाहता है कि आपने कोई उधारी तो नहीं ले रखी है, और उधारी ले रखी है तो उसका उनके साथ आप फ्रॉड तो नहीं कर रहे हैं। आप कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं? आप फ्रॉड करने के लिए तो कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं। सो यू हैव टू डू दैट। प्लीज अंडरस्टैंड कि आपको अपने लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स और लिस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स आरडी को बताना होता है, उनके नाम, एड्रेस और अमाउंट के साथ, कि कितना उधारी आपने किससे लिया है। और इसके अलावा आपको एक डिक्लेरेशन भी देना होता है कि ऊपर जो हमने लिस्ट ऑफ क्रेडिटर डिबेंचर होल्डर दी है वो सही है एकदम। तो इसके अलावा आपको सीएस से, या फिर अगर सीएस नहीं है, सॉरी, सीएस एंड 2 डायरेक्टर वन ऑफ हुम शैल बी एमडी से एक एफिडेविट लेना होगा। आपको एक एफिडेविट लेना होता है बाय फ्रॉम अ सीएस, एंड अगर सीएस नहीं है तो कम से कम 2 डायरेक्टर वन ऑफ हुम शैल बी एमडी,
उनसे एफिडेविट लेना होगा दैट दे हैव मेड द फुल इंक्वायरी एंड दे हैव कम टू ओपिनियन दैट लिस्ट ऑफ क्रेडिटर एंड डिबेंचर होल्डर इज करेक्ट एंड द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ डेट्स आर प्रॉपर एस्टिमेट। यानी कि माय डियर बात को समझो, आपको CS प्लस 2 डायरेक्टर जिसमें से एक MD होना चाहिए, डिक्लेरेशन लेना होता है इनसे, जिसमें ये लोग प्रॉमिस करते हैं कि जो लिस्ट ऑफ डिबेंचर और क्रेडिटर होल्डर हमने प्रोवाइड किया वो सही है और जो वैल्यू ऑफ डेट हमने प्रोवाइड किया वो करेक्ट एस्टिमेट है, राइट। सो ऑल दीज आर द डॉक्यूमेंट्स विच यू हैव टू अटैच अलॉन्ग विद द फॉर्म RD1। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, आपको ना KMP से डिक्लेरेशन लेना होता है कि हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर 200 से ज़्यादा नहीं है, हमने डिपॉजिट का डिफॉल्ट नहीं किया है। आपको KMP से डिक्लेरेशन लेना होता है कि आपने ये सारे सेक्शंस का नॉन कंप्लायंस नहीं किया है। आपको KMP से डिक्लेरेशन लेना होता है कि आप कभी भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं थे या फिर थे पर डीलिस्ट हो चुके हो। आपको लिस्ट ऑफ क्रेडिटर और डिबेंचर होल्डर देना होता है जो 30 दिन से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, और आपको एक एफिडेविट देना होता है जिसमें आप ये बोलते हो कि जो हमने लिस्ट ऑफ क्रेडिटर या डिबेंचर होल्डर दिए वो सही है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको RD1 के साथ अटैच करने होते हैं। डॉक्यूमेंट्स थोड़े बल्कि हैं बट हो जाएगा। अब RD1 में डॉक्यूमेंट्स अप्लाई कर दिया, यस। अब RD क्या करेगा, ध्यान से सुनना। अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया तो RD ऑर्डर पास कर देगा 30 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट। जितना हाईलाइट करवा रही हूँ उतना ही पढ़ना, जितना हाईलाइट करवा रही हूँ उतना ही पढ़ना। अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया तो RD ऑर्डर पास करके 30 दिन के अंदर आपका एप्लीकेशन अप्रूव कर देगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्शन आया है, अगर RD को ऑब्जेक्शन मिला है तो वो 30 दिन के अंदर अंदर क्या करेगा, हियरिंग करेगा। RD क्या करेगा, 30 दिन के अंदर अंदर हियरिंग करेगा, और हियरिंग यानी दोनों पार्टी की सुनवाई करेगा, और उसके बाद RD फाइनल ऑर्डर पास कर देगा, या तो अप्रूव या तो रिजेक्ट विद इन 30 डेज ऑफ हियरिंग। हियरिंग के 30 दिन के अंदर फिर वो फाइनल ऑर्डर पास कर देगा। आर वी क्लियर विद दिस। लेकिन अगर एप्लीकेशन में ना कोई डिफेक्ट है या फिर RD को कोई फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए या एप्लीकेशन डिफेक्टिव है, तो RD क्या करेगा ना, 30 दिन के अंदर आपको फर्दर इंफॉर्मेशन मांगेगा या डिफेक्ट सही करने बोलेगा, और आपको बोलेगा कि आप डायरेक्ट करेगा कि आप सही करो एंड रीसबमिट करो एप्लीकेशन विद इन नेक्स्ट 15 डेज इन द E-form GNL5। E-form GNL5 हट चुका है, इसको काट दो, डिलीटेड। E-form GNL5 हट चुका है, इसको काट दो। E-form GNL5 हट चुका है, इसको काट दो। E-form GNL5 अमेंड हो चुका है, इसको काट दो। इतना समझ में आया। RD आपको रीसबमिट करने बोलेगा, और यहाँ पर फिर से वही लिखा हुआ है कि अगर अभी भी कोई डिफेक्ट है या अभी भी और इंफॉर्मेशन चाहिए तो RD आपको फिर से रीसबमिट करने बोलेगा नेक्स्ट 15 डेज के अंदर। आर वी क्लियर विद दिस। और उसके बाद आपको रीसबमिट करना होगा। अब मान के चलो आपने RD ने ऑर्डर दे दिया और RD ने आपका एप्लीकेशन अप्रूव कर दिया। अब आपको 2 फॉर्म ROC को सबमिट करने होंगे 15 दिन के अंदर। आपको E-form INC 27 सबमिट करना होगा विद इन 15 डेज टू ROC को फाइल करना होगा, यस ROC को फाइल करना होगा विद इन 15 डेज ऑफ द डेट ऑफ रिसीट ऑफ ऑर्डर। और आपको INC 28 सबमिट करना होगा ROC को इन द फॉर्म नंबर INC 28 विद इन 15 डेज। और ये आप क्या देते हो, जो RD का ऑर्डर आपको आता है उसकी कॉपी आप सबमिट करते हो ROC को INC 28 में 15 दिन के अंदर अंदर। एंड लास्टली अब आपने INC 27 और INC 28 ROC को सबमिट कर दिया। अब ROC क्या करेगी, ROC आपको फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगी, आपका कन्वर्जन रजिस्टर कर देगी, और एक बार अगर आपका INC MGT 14 और INC 27 अप्रूव हो गया तो ROC क्या करेगी, आपका फॉर्मल रजिस्ट्रेशन क्लोज कर देगी और नए डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर करके आपको फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगी। दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ पब्लिक कंपनी टू प्राइवेट कंपनी। ये हो गया। पोस्ट कन्वर्जन रिक्वायरमेंट्स एकदम सेम है कि अब आपकी कंपनी कन्वर्ट हो गई है, अब आपको क्या क्या करना होगा। ये कॉमन सेंस की बात है। नया रबर स्टैम्प बनवाना होगा, गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना होगा, यस आपको सब सारे बैंक को इन्फॉर्म करना होगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना होगा, नया नेम सारे डॉक्यूमेंट्स में चेंज करना होगा, लेटर बिल हेड्स सारे डॉक्यूमेंट्स में चेंज करना होगा, नया नेम कंपनी की बिल्डिंग के बाहर प्रिंट करना होगा, राइट सारे MOA और AOA में चेंजेस करना होगा, एंड गवर्नमेंट अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करना होगा। ये सेम चीज़ है जो अपन ने प्राइवेट टू पब्लिक के कन्वर्शन में भी पढ़ा था। तो ये सेम है, चाहे आप पब्लिक से प्राइवेट कन्वर्ट करो चाहे आप प्राइवेट से पब्लिक कन्वर्ट करो।
आपको नया रबर स्टैम्प बनवाना होगा, नया पेन नंबर लेना होगा, गवर्नमेंट को, टैक्स अथॉरिटीज को सबको बताना होगा, नया नाम सब जगह प्रिंट करना होगा, ऑफिस के बाहर डॉक्यूमेंट्स में, ये सारी चीजें। और लास्ट पॉइंट, कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है पब्लिक टू प्राइवेट कन्वर्ट करने के लिए, कि नाम में ना आपको प्राइवेट वर्ड ऐड करना होगा, आर्टिकल में आपको 3 रिस्ट्रिक्शंस ऐड करने होंगे, याद करो। यस आपको मेक श्योर करना होगा कि आपके टोटल नंबर ऑफ मेंबर मैक्सिमम 200 हैं, क्योंकि प्राइवेट कंपनी में 200 से ज़्यादा मेंबर नहीं हो सकते। एंड लास्टली ये 2 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने ये दोनों चीज़ों में डिफॉल्ट किया है तो आप पब्लिक टू प्राइवेट कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर आपने डिपॉजिट, डिबेंचर या उसका इंटरेस्ट रीपे करने में कोई डिफॉल्ट किया है तो आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर आपने एनुअल रिटर्न या फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करने में डिफॉल्ट किया है तो आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। और ये सेम पॉइंट्स वहां भी थे प्राइवेट टू पब्लिक के केस में। और इसी के साथ हमारा कन्वर्जन कंप्लीट होता है प्राइवेट टू पब्लिक। तो सेम ही है, बस एडिशनल ये है पब्लिक टू प्राइवेट में कि आपको न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट भी करना होता है और आरडी की अप्रूवल भी लेनी होती है बाय फाइलिंग फॉर्म RD1। जल्दी से बताओ आज की क्लास समझ में आई कि नहीं? ये प्रोसेस आपको आज के आज पूरा रिवाइज करना होगा और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पहले आधे का स्क्रीनशॉट ले लो फिर आधा दिखा दूंगी। आधे का स्क्रीनशॉट ले लो। अरे एक सेकेंड, यस पहले आधे का स्क्रीनशॉट ले लो फिर आधे का ले लेना। कन्वर्जन ऑफ पब्लिक टू प्राइवेट ये आधा हो गया और फिर ये बाकी आधा है कन्वर्जन ऑफ पब्लिक टू प्राइवेट, इतना ले लो। क्लियर है ना? स्क्रीन स्क्रीन क्लियर है राइट? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है ले लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डन। अब इधर आ जाओ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 डन। और इसी के साथ हम आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। कल कोशिश करेंगे एक और लेक्चर में इस चैप्टर को पूरा हम कंप्लीट कर दें। कल कोशिश करेंगे एक और लेक्चर में हम इस लेसन को, कन्वर्जन को कंप्लीट कर दें ताकि हम परसों से नया लेसन स्टार्ट कर लें। आर वी क्लियर विद दिस? SBIL छोटा सब्जेक्ट है, जल्दी हो जाएगा। तो हमारा अभी 2 दिन में LLP कंप्लीट हो गया, अब 2 दिन में हम ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम नया लेसन स्टार्ट करेंगे। एनी डाउट? एनी डाउट? एनी डाउट? जल्दी से बता दो, एनी डाउट? मैम एक बार आप वापस को दिखा दो ना, तो स्क्रीन ब्लर थी, स्क्रीनशॉट दिखा कौन सा वाला? नेक्स्ट वाला पेज, दिस वन? अटैचमेंट्स। यस मैम। लो ले लो स्क्रीनशॉट। डन? यस मैम डन। ये नीचे वाला भी ले लो। डन? ठीक है ओके। तो इसी के साथ हम लोग आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। ये प्रोसेस बहुत ईजी है, इसको आप बार बार पढ़ोगे तो और ईजी हो जाएगा। जस्ट थोड़ा सा लेंदी है पर बहुत ईजी है, आप इसको बार बार पढ़ोगे तो ईजी हो जाएगा। तो मैं आपको बहुत अर्ज करूंगी कि आप प्लीज इसको आज के आज रिवाइज कर लेना कल की क्लास से पहले, ठीक है? सो विद दिस वी आर एंडिंग आवर टुडेज लेक्चर। सी यू ऑल टुमारो। अभी टाइमिंग अपनी सेम रहेगी 9 to 11 कंपनी लॉ, 11:30 to 1:30 SBILL। अटेंड रेगुलरली ऑल द लेक्चर्स, ओके? विद दिस वी आर एंडिंग आवर टुडेज लेक्चर। सी यू ऑल टुमारो। Till then, keep learning because the more you learn, the more you grow. And the more you grow, the more you achieve. Take care. Bye bye.